A very good morning to all of you. My name is Mahendra Singh, a faculty member, MIET Meerut, and I welcome you all in the subject Fundamentals of Mechanical Engineering and Mechatronics BTech First Year. आप में से ज़्यादातर लोगों की डिमांड थी यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5 की। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं आज यूनिट नंबर 4, दैट इज मेजरमेंट्स एंड कंट्रोल सिस्टम का वन शॉट वीडियो। एक वीडियो में हम यूनिट नंबर 4 को कंप्लीटली कवर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप लोगों के पास एग्जाम एकदम नजदीक है, आप लोगों के पास बहुत ज्यादा समय नहीं है प्रिपरेशन करने का। इसलिए मैंने डिसाइड किया यूनिट 4 एंड यूनिट 5 का मैं आपको वन शॉट वीडियो प्रोवाइड कराऊं कंप्लीट सिलेबस के साथ, जिसमें हम सारे टॉपिक्स को कवर करें। ऑलरेडी मैं यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 के वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे यदि आप देखना चाहते हैं तो। चलिए, यूनिट नंबर 4 का सिलेबस मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। दिस इज द सिलेबस ऑफ AKTU यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 का ये सिलेबस है एज पर दी AKTU। कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों को कवर करने हैं इसमें जरा ध्यान से समझिए। कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट, एरर इन मेजरमेंट्स, मेजरमेंट करते समय एरर किस तरह से एनकाउंटर कर जाती है, कितने टाइप्स की एरर होती है। देन व्हाट इज द कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन क्या होता है समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि मेजरमेंट्स ऑफ प्रेशर, प्रेशर को हम कैसे मेजर करते हैं, कौन कौन सी डिवाइस, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं प्रेशर को मेजर करने के लिए। इसी तरह से टेम्परेचर, मास फ्लो रेट, स्ट्रेन, फोर्स एंड टॉर्क को मेजर करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कैसे हम इनको मेजर कर सकते हैं। देन वी विल डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड रिजोल्यूशन। इसके बाद जो इसका सेकंड वाला पार्ट है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस एंड गॉजेस। तो ये टॉपिक्स हैं, बड़ा एक एक या दो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे और बहुत ही आसान है। अगर आप इसको बहुत ही इजीली आप इसको समझ जाएंगे। लास्ट वाला जो टॉपिक है ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और भी अच्छा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज कंट्रोल सिस्टम कॉन्सेप्ट्स। इसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम लोग, इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल सिस्टम, एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, एंड बेसिक्स ऑफ ओपन एंड क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम, और समझेंगे क्या डिफरेंस होता है ओपन एंड क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम में। तो यहां से भी आपको एक या दो क्वेश्चंस देखने के लिए एग्जाम में मिल सकते हैं। चलिए, एंड माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आप इस लेक्चर की PDF चाहते हैं, लेक्चर नोट्स चाहते हैं, तो आप गेटवेज क्लासेस का व्हाट्सएप ग्रुप, ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो लेट अस स्टार्ट विद मेजरमेंट। क्या होता है मेजरमेंट, समझिए जरा ध्यान से। आप किसी चीज को मेजर करना चाहते हैं, मेजरमेंट करना चाहते हैं, जैसे आप लेंथ को मेजर कर सकते हो, वेट को मेजर कर सकते हो, आप किसी एंगल को मेजर करना चाहते हैं, आप मास को मेजर करना चाहते हैं। तो जिस क्वांटिटी को आप मेजर करना चाहते हैं जो है अननोन, जो अननोन है उस क्वांटिटी को आप मेजर करना चाहते हैं, वो कहलाता है बच्चे मेजरेंट। क्या कहलाता है, उसको हम कहते हैं मेजरेंट, राइट। तो हम कह सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है कि मेजरेंट क्या होता है तो आप बता सकते हैं, it is a physical quantity such as length, weight and angle to be measured। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मेजरेंट। अब एक होता है बच्चे स्टैंडर्ड, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, स्टैंडर्ड को हम रेफरेंस भी कह सकते हैं। ये होती है नोन क्वांटिटी, हमको पहले से ही पता होती है। ठीक है, अ फिजिकल क्वांटिटी टू विच क्वांटिटेटिव कंपैरिजंस आर टू बी मेड विच इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। तो ये जो स्टैंडर्ड होता है, ये जो आपका रेफरेंस होता है, रेफरेंस क्वांटिटीज होती है, ये हमको पहले से ही पता होती हैं, और इसको हम कंपेयर करते हैं जिस क्वांटिटी को मेजर करना होता है। तो दो चीजें आपके पास हैं, दो क्वांटिटीज आपके पास हैं। एक वो क्वांटिटीज हैं जिनको आप मेजर करना चाहते हो और हम उसको मेजरेंट कहते हैं। एक है नॉन क्वांटिटी जो आपको पहले से ही पता है, जिसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं। अब हमने क्या करना है बच्चे, व्हाट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट एक कंपैरिजन प्रोसेस है। कंपैरिजन किसका करना है, स्टैंडर्ड का, यानी कि नॉन क्वांटिटी का, किसके साथ, मेजरेंट यानी कि अननोन क्वांटिटी के साथ। ये जो कंपेयर करने का प्रोसेस है स्टैंडर्ड और मेजरेंट में, यही कहलाता है आपका मेजरमेंट प्रोसेस। जैसे मान लीजिए कोई रॉड है, इस रॉड को आपने मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो स्केल आपके पास ऑलरेडी है, प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड है,
और रॉड की लेंथ आप मेजर करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल। ये मान लीजिए स्केल है, इस स्केल से आप इस रॉड की लेंथ को मेजर करना चाहते हैं। मान लीजिए आपने मेजर किया और इसकी रॉड की लेंथ आ गई बच्चे 2 मीटर। तो यहां से हमको क्या मिल गया, एक आउटपुट मिल गया, एक हमको रिजल्ट मिल गया, एक न्यूमेरिकल वैल्यू हमको मिल गई, राइट। तो ये है हमारा मेजरमेंट प्रोसेस है। नाउ measurements are always made using an instrument of some kind। अब आपको मेजरमेंट करना है, अगर आपको मेजरमेंट करना है तो कोई ना कोई आपको क्या चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट आपको चाहिए होता है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मेजरमेंट इज टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड एक्यूरेसी एट मिनिमम कॉस्ट। हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है मेजरमेंट का वो ये होना चाहिए कि एक्यूरेसी ज्यादा हो, एक्यूरेसी ज्यादा से ज्यादा हो और कॉस्ट उसमें कम से कम आए। दैट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मेजरमेंट। द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इज नॉर्मली इन 2 पार्ट्स। ध्यान दीजिए, जब हम मेजरमेंट करते हैं तो 2 पार्ट्स में हमको रिजल्ट मिलता है। जैसे एक नंबर होगा उसमें और दूसरा क्या होगा, उसकी यूनिट होगी। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिखाने की कोशिश की है, आप एग्जाम में ये डायग्राम बना करके समझा सकते हैं। कोई मान लीजिए कोई रॉड है, ये कोई रॉड है, इस रॉड की लेंथ को आप मेजर करना चाहते हैं। आपने किसी स्केल से इसको मेजर किया, आपको जो आउटपुट मिला, आपने स्केल को कंपेयर किया किससे, आपने इस रॉड को स्केल के साथ कंपेयर किया, आपको रिजल्ट मिला 2 मीटर। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, 2 पार्ट हैं। मेजरमेंट आप 2 पार्ट में करते हैं, एक नंबर, तो यहाँ पर नंबर क्या हो गया 2, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी इसकी 2, और इसकी यूनिट क्या होगी बच्चे 2 मीटर, है ना। तो एक नंबर होता है और दूसरी उसकी यूनिट होती है, ठीक है। तो दिस इज मेजरमेंट। एग्जांपल्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स, जैसे रूलर होता है, थर्मोमीटर होता है, टेम्परेचर को मेजर करते हैं, स्टॉप वॉच होती है, वेइंग मशीन होती है जिसकी हेल्प से हम वेट को मेजर कर सकते हैं। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट वन इज मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। नंबर 1 इज डायरेक्ट मेजरमेंट मेथड, सेकंड वन इज इनडायरेक्ट measurement method. Let us discuss first direct measurement method. First one is direct measurement method. देखो, मैंने आपको 2 चीजें बताई थी बच्चे। एक, जिस क्वांटिटी को आप मेजर करना चाहते हैं, अननोन क्वांटिटी, जिसको हम क्या कहते हैं, मेजरेंट कहते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड या रेफरेंस, जो हमको ऑलरेडी पता होते हैं, स्टैंडर्ड। तो हम क्या करेंगे, यहां पर मेजरेंट को डायरेक्ट कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड के साथ। तो जब हम किसी फिजिकल पैरामीटर को डायरेक्ट स्टैंडर्ड के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो वो कहलाता है हमारा डायरेक्ट मेजरमेंट मेथड। फॉर एग्जांपल, मेजरमेंट ऑफ लेंथ विद द हेल्प ऑफ रूलर या स्केल की हेल्प से जब हम पेंसिल की लेंथ को मेजर कर रहे होते हैं। तो यहां पर देखिए ये कोई पेंसिल है और इस पेंसिल की लेंथ आप मेजर करना चाहते हैं, तो इस पेंसिल को आपने डायरेक्ट कंपेयर किया, डायरेक्ट कंपेरिजन किया रूलर के साथ, स्केलर के साथ, स्केल के साथ, तो ये कहलाएगा आपका डायरेक्ट मेजरमेंट मेथड। इसमें दिक्कत का विषय ये है कि यहां पर एरर की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी रीडिंग यहां पर देखनी पड़ेगी स्केल पर। आपकी देखिए आंख की पोजीशन ये भी हो सकती है, ये भी आंख की पोजीशन हो सकती है। तो जो भी लेंथ को मेजर कर रहा होगा, तो उसके देखने की वजह से वो किस एंगल से उसको देख रहा है, तो यहां पर एरर की संभावना ज्यादा होती है। सेकंड वन इज, द सेकंड मेथड इज इनडायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड है बच्चे, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है बच्चे, ध्यान समझना। इन दिस मेथड द वैल्यू ऑफ फिजिकल पैरामीटर्स, जिस वैल्यू को आप मेजर करना चाहते हैं यानी कि मेजरेंट, इज डिटरमाइंड बाय इनडायरेक्ट कंपैरिजन। यहां पर इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट मेथड, राइट। द मेजरेंट इज कन्वर्टेड, जो मेजरेंट होता है, जो अननोन क्वांटिटी होती है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू एनालोगस सिग्नल। पहले वो क्या करती है, एनालोगस सिग्नल में कन्वर्ट होती है, विच इज सब्सिक्वेंटली प्रोसेस्ड एंड फीड टू द एंड डिवाइस दैट प्रेजेंट्स द रिजल्ट्स ऑफ मेजरमेंट। एग्जाम्पल से अगर मैं इसको समझाऊं आपको, जैसे कि मान लीजिए ये एक वेइंग मशीन है, राइट। इसका आपने किसी भी सब्सटेंस का आपको मास मेजर करना है, तो आप क्या रखेंगे, यहाँ पर एक मास रख देंगे। मान लीजिए यहाँ पर कुछ मैंने मास रख दिया, कुछ वेट यहाँ पर मैंने रख दिया। नाउ अब ये जो आपने इसको आप मेजर करना चाहते हैं, मास को मेजर करना चाहते हैं, जैसे आप इसके ऊपर मास को पुट करोगे, देन व्हाट विल हैपन, एक एनालोगस सिग्नल जनरेट होगा और वो क्या जाएगा, फीड होगा, आगे प्रोसेस होगा, और आपको यहाँ पर डिस्प्ले पे क्या मिल जाएगा, इसका मास मिल जाएगा 5 kg, 10 kg और 6 kg वॉटएवर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इनडायरेक्ट मेजरमेंट है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट मेजरमेंट मेथड कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेस्ड अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मेजरमेंट सिस्टम,
द मेजरमेंट्स आर जनरली ग्रुप्ड इनटू 3 बेसिक कैटेगरीज। यहाँ पर मेजरमेंट को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पर 3 कैटेगरी है मेनली मेजरमेंट्स की। फर्स्ट वन इज प्राइमरी मेजरमेंट, जिसमें हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, अभी जैसे डायरेक्ट मेथड मैंने आपको बताया, डायरेक्ट मेजरमेंट मेथड। एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी मेजरमेंट। इसमें क्या होता है, वन कन्वर्जन इन्वॉल्व होता है, वन कन्वर्जन इसमें इन्वॉल्व होता है, अभी डिटेल में हम एग्जांपल के साथ समझेंगे। और तीसरा होता है बच्चे टर्शरी मेजरमेंट, जिसमें 2 कन्वर्जन्स इन्वॉल्व होते हैं। लेट अस डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट वन इज प्राइमरी मेजरमेंट। प्राइमरी मेजरमेंट में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, और ये हमको केवल सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड कराता है। जैसे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ प्राइमरी मेजरमेंट, जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर क्या बताएगा, मान लीजिए 2 चीजें हैं, 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक ठंडा है और एक गर्म है, तो वो कंपेयर करेगा और ये बता देगा कि ये कम ठंडा है या फिर ये ज्यादा ठंडा है, या कम गर्म है या फिर ज्यादा गर्म है। दूसरा एग्जांपल अगर हम कंसिडर करें, मान लीजिए ये 2 रॉड हैं, दिस इज फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकंड रॉड। अब एक की लेंथ कम है, एक की लेंथ ज्यादा है, तो इसमें जो ऑब्जर्वर है वो ये ऑब्जर्व कर सकता है कि फर्स्ट वाली रॉड और सेकंड वाली रॉड को आपस में कंपेयर करेगा और ये बता देगा कि जो फर्स्ट वाली रॉड है उसकी लेंथ कम है, सेकंड वाली रॉड की लेंथ ज्यादा है, लेकिन एग्जैक्टली वो नहीं बता पाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ कंपेयर करते हैं, यहाँ पर एरर हो सकती है। और यहाँ पर कई बार क्या होता है, हम कई बार मेजरमेंट नहीं भी कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एयर की वेलोसिटी आपको मेजर करनी है, कोई एयर फ्लो हो रही है, एयर की वेलोसिटी मेजर करनी है, तो आप इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन कैसे करेंगे, इसकी वेलोसिटी आप कैसे बता पाएंगे, है ना। तो प्राइमरी मेजरमेंट में ये पॉसिबल नहीं है ना। आप ये बता सकते हो कि भाई 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास ज्यादा है, एक का मास कम है, आप कंपेयर कर सकते हैं, तो आप ऑब्जर्व करके बता सकते हैं, ऑब्जर्वर ये बता सकता है कि भाई इस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है, इस ऑब्जेक्ट का मास कम है। प्राइमरी मेजरमेंट में हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। मूव टू द सेकंड वन, दैट इज सेकेंडरी मेजरमेंट। सेकेंडरी मेजरमेंट में हम इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। थर्मोमीटर के एग्जांपल से इसको समझा जा सकता है। सभी जानते हैं थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी। यहां पर देखिए थर्मोमीटर का एक बल्ब होता है, जब ये बल्ब बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो वो बॉडी के टेम्परेचर को सेंस करता है। बॉडी के टेम्परेचर को जब सेंस करेगा तो इस टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, थर्मोमीटर के अंदर जो मरकरी है उसका लेवल राइज होगा। अब जो टेम्परेचर को सेंस करता है टेम्परेचर में, और जो मरकरी का लेवल राइज होता है उसमें एक रिलेशन होता है। मतलब जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा मरकरी का लेवल क्या होगा, राइज होगा। और यहाँ पर कितना राइज हो रहा है, थर्मोमीटर जो होता है ट्यूब पर रीडिंग्स लिखी रहती हैं, यहाँ पर स्केल रहता है टेम्परेचर का, तो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, आपको टेम्परेचर पता लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चे, कन्वर्जन हो गया है। टेम्परेचर की वजह से क्या हो रहा है, मरकरी राइज हो रही है, तो यहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है। और कितना कन्वर्जन हो रहा है, एक कन्वर्जन हो रहा है। मैंने आपको बताया था अगर एक कन्वर्जन होता है किसी मेजरमेंट के अंदर, अगर एक कन्वर्जन होता है तो हम क्या कहते हैं, उसको सेकेंडरी मेजरमेंट कहते हैं। तो थर्मोमीटर इज द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेजरमेंट। जैसा आप कहते हैं ना कि किसी को मान लीजिए फीवर कितना है, 101, तो 101 क्या होता है, पहली बात तो ये डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जिसको हम रीड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये इसका एक एग्जांपल हो गया सेकेंडरी मेजरमेंट का। ओके, इसके अलावा 2 एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर और लिए हुए हैं। फर्स्ट वन, कन्वर्जन ऑफ प्रेशर इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय मींस ऑफ बेलोज। यहाँ पर देखिए ये बेलोज है, इससे हम प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस प्रेशर, मान लीजिए कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, इस फ्लूइड की वजह से क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर आएगा, और इस प्रेशर की वजह से यहाँ पर क्या होगा, ये जो बेलो है इसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो प्रेशर क्या हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट हो रहा है। एक तीसरा एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ पर देखिए स्प्रिंग है, और स्प्रिंग पर अगर हम यहाँ पर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये स्प्रिंग खिंच जाएगा, यानी कि स्प्रिंग के अंदर क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा। कन्वर्जन ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर फोर्स का कन्वर्जन किस में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट में हो रहा है, बाय मींस ऑफ स्प्रिंग, है ना। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी मेजरमेंट। टर्सरी मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो टर्सरी मेजरमेंट में बच्चे मैंने आपको बताया था, जब कितने कन्वर्जन होंगे इन्वॉल्व, किसी मेजरमेंट में जब 2 कन्वर्जन इन्वॉल्व होते हैं तो वो टर्सरी मेजरमेंट कहलाता है। इसका भी एक एग्जांपल आप देखिए यहाँ पर टर्सरी मेजरमेंट का। तो बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज एक एग्जांपल है टर्सरी मेजरमेंट का। बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज की हेल्प से हम प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। तो यहां से आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। एक चीज तो आपको ये समझ में आएगी कि टर्सरी मेजरमेंट क्या होता है, और दूसरा क्वेश्चन आपका ये तैयार होगा कि बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज से हम प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं, क्योंकि प्रेशर मेजरमेंट भी आपके सिलेबस में है,
चलिए समझते हैं बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। मान लीजिए ये कोई पाइपलाइन है और इस पाइपलाइन के अंदर क्या है, कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है। इसके अंदर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है जिसका हम प्रेशर मेजर करना चाहते हैं, है ना। इसके अंदर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है जिसका प्रेशर हम मेजर करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। देखो यहाँ पर एक बर्डन ट्यूब है, ये एक बर्डन ट्यूब है। इस बर्डन ट्यूब के दो एंड है, ये सी शेप की बर्डन ट्यूब है। एक एंड तो ये है, यहाँ पर लगा हुआ है, जहां पर उस पाइपलाइन के अंदर लगा हुआ है जिसका प्रेशर आपको मेजर करना है। दूसरा एंड इसका यहाँ पर देखो ये सील्ड है, ये दूसरा एंड जो है बर्डन ट्यूब का ये सील्ड है, ये क्लोज्ड है। अब क्या होगा ध्यान से समझना, ध्यान से ऑब्जर्व करो मेरी बात को। ये जो इसके अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा है इसका प्रेशर हमको मेजर करना है बच्चे। जैसे ही ये ट्यूब के अंदर एंटर करेगा फ्लूइड, ये ट्यूब के अंदर फ्लूइड एंटर कर रहा है बच्चे, ध्यान से समझो। ये फ्लूइड इसके अंदर एंटर कर रहा है तो प्रेशर लगेगा एक, क्योंकि ये जो एंड है इसका ये सील्ड है। तो इस फ्लूइड के प्रेशर की वजह से क्या होगा, ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब क्या होगी, ये ट्यूब स्ट्रेट होना चाहेगी। जब स्ट्रेट होना चाहेगी तो क्या होगा बच्चे, यहाँ पर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा। यहाँ पर क्या होगा, इस जो ट्यूब का एंड है ये डिस्प्लेस होना चाहेगा और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आपको मिलेगा यहाँ से। तो यहाँ पर जो एंड है इसका ट्यूब का, यहाँ पर हमने एक मैकेनिकल लिंकेज लगाया हुआ है। तो ये मैकेनिकल लिंक क्या करेगा, मूव करेगा। और इसी के थ्रू क्या लगा हुआ है, यहाँ पर एक सेक्टर लगा हुआ है, ये एक सेक्टर लगा दिया यहाँ पर। ये सेक्टर भी क्या करेगा, मूव करेगा। और ये किसको मूव कराएगा, पॉइंट पिनियन को। पिनियन क्या होता है, गियर होता है, ये गियर मूव करेगा, राइट। जब ये गियर मूव करेगा तो बच्चे गियर पे क्या लगा हुआ है, एक पॉइंटर लगा हुआ है, यहाँ पर एक पॉइंटर लगा हुआ है। तो ये पॉइंटर क्या करेगा, ये पॉइंटर भी मूव करेगा। यहाँ पर एक स्केल है जहां पर प्रेशर की रीडिंग्स लिखी होती हैं। यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर की रीडिंग्स लिखी होती हैं। तो जितना ज्यादा पॉइंटर मूव करेगा उतना ही प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पर जैसे फ्लूइड इस ट्यूब के अंदर एंटर करेगा तो प्रेशर की वजह से क्या मिल जाएगा, एक प्राइमरी सिग्नल मिल जाएगा। अब बर्डन ट्यूब क्या होगी, ये स्ट्रेट होना चाहेगी। और तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, यानी कि आपको एक सेकेंडरी सिग्नल मिल जाएगा। उसके बाद ये जो रैक एंड पिनियन यहाँ पर लगा हुआ है, ये पिनियन क्या करेगा, रोटेट करेगा। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक पॉइंटर लगा हुआ है, तो पॉइंटर भी क्या करेगा, ये इस तरह से रोटेट करेगा, टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट। यहाँ पर जो पॉइंटर है, यहाँ पर जो पॉइंटर है ये आपको क्या देगा, टर्सरी सिग्नल देगा और इसका लार्ज डिस्प्लेसमेंट होगा। ये जो पॉइंटर है ये काफी डिस्प्लेसमेंट पॉइंटर को यहाँ पर मिलेगा। और ये पॉइंटर अगेंस्ट किसके मूव कर रहा है, स्केल के। और यहाँ पर स्केल लगा हुआ है और इस स्केल पर रीडिंग्स लिखी है प्रेशर की, वहां से आप प्रेशर को मेजर कर सकते हो, वहां से रीड कर सकते हो, प्रेशर आपको पता लग जाएगा। तो इस तरह से हमने समझा यहाँ पर कि टर्सरी मेजरमेंट क्या होता है। बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज इसका एक एग्जांपल है जिससे हम प्रेशर को मेजर करते हैं। तो यहाँ पर दो जो है, यहाँ पर दो कन्वर्जन इन्वॉल्व हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको टर्सरी मेजरमेंट कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एरर इन मेजरमेंट। मेजरमेंट के अंदर जो एरर है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। मान लीजिए ये कोई एक रॉड है और इसकी ट्रू वैल्यू आपको पता है, मान लीजिए 2.5 मीटर। इसकी ट्रू वैल्यू कितनी है, 2.5 मीटर। आपने किसी इंस्ट्रूमेंट से इसकी लेंथ मेजर की, मेजर करने के बाद आपको जो वैल्यू मिली, मेजर्ड वैल्यू, मेजर करने के बाद जो वैल्यू मिली, मेजर्ड वैल्यू, वो कितनी है, 2.4 मीटर। तो एक होगी ट्रू वैल्यू, एक होगी इसकी मेजर्ड वैल्यू जो मेजर करने के बाद आपने मेजर करी। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज एरर। एरर इज नथिंग बट, एरर इज नथिंग बट इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मेजरमेंट करते समय हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, कुछ ना कुछ एरर जरूर आती है। अब एरर कम आएगी कि ज्यादा आएगी, ये इस बात पर डिपेंड करेगा जो इंस्ट्रूमेंट है, जिस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजरमेंट ले रहे हो, उस इंस्ट्रूमेंट की जो लिस्ट काउंट है वो कितनी है। जितनी लिस्ट काउंट कम होगी उतनी एरर कम आएगी। मतलब कहने का ये है, इट इज इम्पॉसिबल टू, इट इज इम्पॉसिबल टू मेड मेजरमेंट विद परफेक्ट एक्यूरेसी। बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर, कितने टाइप्स की एरर हो सकती है मेजरमेंट के अंदर। फर्स्ट वन इज ग्रॉस एरर, ग्रॉस एरर हो सकती है। सेकंड वन इज सिस्टमैटिक एरर एंड थर्ड वन इज रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर इज फर्दर क्लासिफाइड एज इंस्ट्रूमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर एंड एनवायरमेंटल एरर। दीज आर द टाइप्स ऑफ एरर। लेट अस डिस्कस वन बाय वन। समझते हैं पहले कि ग्रॉस एरर क्या होती है। व्हाट इज ग्रॉस एरर। माय डियर स्टूडेंट्स,
देखिए ह्यूमन मिस्टेक्स की वजह से जो एरर होती हैं, ह्यूमन मिस्टेक्स की वजह से जो एरर होती हैं, जब आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं और ह्यूमन मिस्टेक्स की वजह से जो एरर होती हैं वो ग्रॉस एरर कहलाती हैं। जैसे कई बार हम रीडिंग गलत ले लेते हैं, हम रिकॉर्ड ठीक से नहीं करते हैं डेटा को, कई बार हम कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, तो ह्यूमन मिस्टेक्स की वजह से जो एरर होंगे वो ग्रॉस एरर कहलाएंगे। ग्रॉस एरर को हम अवॉइड कर सकते हैं, जैसे हम अगर एक्सपेरिमेंट करते समय ध्यान रखें, हम रीडिंग अच्छे से लें, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं डेटा को अच्छे से और कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें, तो ग्रॉस एरर को अवॉइड किया जा सकता है। दूसरा ये है कि जब हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं तो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ज्यादा करें, एक ही एक्सपेरिमेंट्स को हम बार बार रिपीट करें, और जो भी रीडिंग्स आएंगी उनका हम एवरेज ले लें, तब भी क्या होगा, जो ग्रॉस एरर है वो रिड्यूस हो जाएगी, अवॉइड हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज सिस्टमेटिक एरर। ये सिस्टमेटिक एरर क्या होती है, समझो जरा ध्यान से। सिस्टमेटिक एरर, सिस्टम के अंदर अगर कोई फॉल्ट है, सिस्टम के अंदर अगर कोई फॉल्ट है, कोई जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, जो एपरेटस है, यदि उसी के अंदर कोई फॉल्ट है, उसकी वजह से जो एरर होगी वो कहलाएगी सिस्टमेटिक एरर। और ये क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू से ये ज्यादा बताती है हमेशा या फिर कम बताती है, यानी कि ये कहते हैं वेरी नहीं करती है ना, जो भी वैल्यू होगी बार बार उसी वैल्यू को ये रिपीट करता रहता है, ये रिपीटेड इन नेचर होती है। मान लीजिए आपको वेइंग मशीन पे मास मेजर करना है और उसका एक्चुअल मास कितना है, एक्चुअल मास है 25 kg। अब सिस्टम की वजह से क्या है कि सिस्टम के अंदर कोई फॉल्ट है और वो हमेशा क्या बताता है, 5 kg ज्यादा बताता है, तो जब आप इसका मेजर करोगे मास, तो वो कितना बताएगा, 30 kg बताएगा, और हर बार वो कितना बताएगा, वो 30 kg बताएगा। जितनी बार भी आप मेजर करोगे वो कितना बताएगा, 30 kg बताएगा। या मान लीजिए एक्चुअल मास कितना है इसका, 25 kg, और जब आप मेजर करते हो तो मेजर करने के बाद आपको पता लगता है कि वो कितना बता रहा है, 20 kg, तो फिर वो हर बार कितना बताएगा, 20 kg बताएगा। यानी कि या तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, या उसकी वैल्यू हमेशा कम रहेगी, लेकिन हर बार उसी रीडिंग को वो क्या करेगा, रिपीट करेगा। दैट इज नोन एज अ सिस्टमेटिक एरर। नेक्स्ट वन इज रैंडम एरर। माय डियर स्टूडेंट्स, रैंडम एरर क्या होती है, the random errors are those errors which occur irregularly and hence are random। ये irregular वे में होती है, इसका कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है। the random errors are accidental, small and independent। ये बहुत बहुत ज्यादा नहीं होती हैं, और ये अनप्रिडिक्टेबल होती हैं, अनप्रिडिक्टेबल इन नेचर होती हैं। मान लीजिए आपका जो एक्चुअल मास था, जो आप मेजर कर रहे थे, जिस भी क्वांटिटी को मेजर कर रहे थे, 25 kg है ना। तो जब आप इसको मेजर करेंगे तो हो सकता है कि 25 से ज्यादा बताए। एक बार आपने मेजर किया तो 25 से इसने ज्यादा बता दिया, दोबारा आपने मेजर किया तो इसने 25 से कम बता दिया, है ना। तो ये वेरी कर सकता है ना, ये वेरी हो सकती है। रैंडम एरर क्या हो सकती है, वेरी हो सकती है, ये वेरिएबल इन नेचर होती है। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ एरर। ये एक टेबल की फॉर्म में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इनको आप रीड कर लीजिए। रैंडम एरर एंड सिस्टमेटिक एरर क्या होती है। एक्चुअली थोड़ा सा ना थ्योरी का पार्ट है, थोड़ा मैनेज कीजिए। अभी जब हम पढ़ेंगे लिमिट फिट टॉलरेंस, तो उसमें थोड़ा वो इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। माय डियर स्टूडेंट्स, एक होता है ट्रू वैल्यू, एक होता है ट्रू वैल्यू, और जब आप मेजर करते हो, हम उसको जो मेजर करने के बाद जो वैल्यू मिलती है, दैट इज नोन एज मेजर्ड वैल्यू। तो मेजर करने के बाद जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के जितने पास होगी, आपका मेजरमेंट उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा। In a set of measurements, accuracy is closeness to the measurements to a true value। जो आपका मेजरमेंट करने के बाद जो वैल्यू मिली आपको, मेजर्ड वैल्यू, वो ट्रू वैल्यू के जितनी ज्यादा पास होगी उतना ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट होगा। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब है, प्रिसीजन इज द क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट्स टू ईच अदर। मतलब आपने जो मेजर करने के बाद जो वैल्यू आई है, जो आपके मेजरमेंट्स हैं, वो मेजरमेंट्स आपके आपस में जो मेजर्ड वैल्यू है वो आपस में कितनी पास है, दैट इज द क्लोजनेस। देखो ध्यान से, ये 3 डायग्राम आप देख रहे हो यहाँ पर, फर्स्ट डायग्राम, सेकंड डायग्राम एंड थर्ड डायग्राम। इन डायग्राम को देख करके आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये जो बीच वाला सर्कल है बच्चे, इसको ये क्या है, टारगेट है, यानी कि ये ट्रू वैल्यू है, ठीक है। तो ट्रू वैल्यू के पास में आपके मेजर्ड वैल्यू अगर आएंगी तो वो क्या होगी, ज्यादा एक्यूरेट होगा। फर्स्ट वाले डायग्राम पे जरा फोकस कीजिए। फर्स्ट वाले डायग्राम पे आपने पहला मेजरमेंट लिया, तो आपको मान लीजिए यहां मिली, टारगेट पे मिली आपको, टारगेट बीच वाले सर्कल के अंदर है। आपके जो 5 मेजरमेंट हैं ये आपस में भी पास पास में हैं, पांचों मेजरमेंट आपस में भी पास पास में हैं, आपस में भी एक दूसरे के क्लोज हैं, और
ट्रू वैल्यू के भी पास हैं, तो हम ये कह सकते हैं ये जो मेजरमेंट्स होंगे ये हाईली प्रिसाइज होंगे और हाईली एक्यूरेट भी होंगे। हाई प्रिसीजन हाई एक्यूरेट को ये डायग्राम दिखा रहा है। दूसरे वाले डायग्राम में अगर आप देखेंगे इस वाले डायग्राम में, तो बच्चे यहां पर देखिए जरा, ये जो 5 मेजरमेंट हैं ये ट्रू वैल्यू से दूर हैं, इसका मतलब ये एक्यूरेट नहीं है, लो एक्यूरेसी होगी, है ना। इनकी जो एक्यूरेसी वो कैसी होगी, लो एक्यूरेसी होगी। लेकिन ये पांचों मेजरमेंट आपस में क्या है, एक दूसरे के क्लोज हैं, इसका मतलब ये क्या है, प्रिसाइज है, हाई प्रिसीजन हम कह सकते हैं। थर्ड वाले डायग्राम में क्या है देखिए जरा, 5 मेजरमेंट जो हैं, एक तो ट्रू वैल्यू के पास भी नहीं है, टारगेट से दूर हैं, और आपस में भी ये पास नहीं है, यानी कि इसकी जो कम एक्यूरेसी है और प्रिसाइज भी नहीं है ना, लो प्रिसीजन एंड लो एक्यूरेसी। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज कैलिब्रेशन। व्हाट इज कैलिब्रेशन इन मेजरमेंट? माय डियर स्टूडेंट्स, कैलिब्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है, कैलिब्रेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जो एंश्योर करती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी को। Instrument calibration is one of the primary process used to maintain instrument accuracy. इसकी accuracy को maintain करने के लिए calibration किया जाता है। Calibration is an activity of checking accuracy and precision of measuring instrument by comparing it with the standards. Right? तो समय समय पर इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कराना जरूरी है ताकि वो सही रीडिंग देता रहे, उसमें कोई एरर नहीं होनी चाहिए, वो एक्यूरेट होना चाहिए। दीज आर सम कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड्स लाइक ISO यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस, ये ग्लोबली रूल्स बनाते हैं और जो ग्लोबली एक्सेप्टेड होते हैं। उसके बाद जो कंट्री में रूल्स बनते हैं, कंट्री में जो रूल्स बनते हैं उनको हम कहते हैं नेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आता है आपका स्टैंडर्ड लेबोरेटरी, कंपनी इंस्ट्रूमेंट लेबोरेटरी एंड प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स। दीज आर सम कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर को हम कैसे मेजर करते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं प्रेशर को मेजर करने के लिए। तो पहले मैं आपको बता दूं, यूनिट नंबर 3 में भी मैंने आपको बताया था कि प्रेशर क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि P इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू F अपॉन A, फोर्स पर यूनिट एरिया। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और आपको पता होना चाहिए पास्कल भी इसकी यूनिट होती है, और 1 पास्कल होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर। और एक और यूनिट इसकी होती है ATM, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 ATM होता है 101325 पास्कल के बराबर। बारे में गेज प्रेशर के बारे में और एब्सोल्यूट प्रेशर के बारे में इस डायग्राम से मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। देखिए ये है आपका 0 एटमॉस्फेरिक लाइन। अब एटमॉस्फेयर की वजह से जो प्रेशर होता है ड्यू टू एटमॉस्फेयर की वजह से जो प्रेशर होता है उसको हम कहते हैं बच्चे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, PATM। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर जब हम प्रेशर मेजर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर जब हम प्रेशर मेजर करते हैं तो वो कहलाता है बच्चे गेज प्रेशर। क्या कहलाता है, गेज प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर का जो सम होता है उसको हम कहते हैं बच्चे एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या हो जाता है एब्सोल्यूट प्रेशर? एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। अब गेज प्रेशर से अगर प्रेशर कम होगा, सॉरी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर प्रेशर कम है तो वो कहलाता है नेगेटिव गेज। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर है तो गेज प्रेशर, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है प्रेशर तो गेज प्रेशर, जिसको हम क्या कहते हैं, वैक्यूम प्रेशर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको हम, वैक्यूम प्रेशर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है और एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है। तो कौन कौन से डिवाइस हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके हेल्प से हम प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज मैनोमीटर। मैनोमीटर से हम प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द प्रेशर एट ए पॉइंट इन अ फ्लूइड बाय बैलेंसिंग द कॉलम ऑफ फ्लूइड बाय सेम और अनदर फ्लूइड कॉलम। ठीक है, दे आर क्लासिफाइड एज, कौन इनको अगर हम क्लासिफाई करें तो फर्स्ट वन आता है इसके अंदर सिंपल मैनोमीटर। कौन सा मैनोमीटर, सिंपल मैनोमीटर। इसके अंदर भी एक पीजोमीटर है, यूट्यूब मैनोमीटर है एंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर है। दूसरा आता है बच्चे डिफरेंशियल मैनोमीटर। डिफरेंशियल मैनोमीटर के अंदर भी दो आते हैं, डिफरेंशियल मैनोमीटर के अंदर भी दो मैनोमीटर आते हैं। फर्स्ट वन यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर एंड सेकंड वन इज इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। चलिए वन बाय वन समझेंगे।
तो यहाँ पर बहुत सारे मैनोमीटर्स हैं, तो इन सभी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अदरवाइज बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो मेन है, जैसे कि हम यूट्यूब मैनोमीटर के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। दिस इज यूट्यूब मैनोमीटर। समझते हैं यूट्यूब मैनोमीटर की हेल्प से हम प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, यूट्यूब मैनोमीटर, यानी कि एक ट्यूब है यहाँ पर, और उसकी शेप कैसी है, यू शेप है ना। इस ट्यूब की शेप कैसी है, यू शेप की ये ट्यूब है। इसके दो एंड होंगे, मान लीजिए ये हो गया फर्स्ट वाला एंड, और ये हो गया इसका सेकंड वाला एंड। तो इसका जो सेकंड वाला एंड है, यानी कि यूट्यूब का, यूट्यूब मैनोमीटर में जो ट्यूब का एक एंड होता है वो एटमॉस्फेयर में ओपन होता है। तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर होगा यहाँ पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो इसका एक एंड होता है बच्चे, एक एंड इसका कनेक्ट होता है वहां पर उस जिसका हमको, जिस फ्लूइड का प्रेशर हमको मेजर करना होता है ना। जहां पर भी हमको प्रेशर मेजर करना होता है, मान लीजिए कोई कंटेनर है और ये पॉइंट मान लीजिए बी है, ये पॉइंट बी है, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है इसका प्रेशर हमको मेजर करना है। तो इसका ट्यूब का एक एंड हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे और एक एंड इसका एटमॉस्फेयर में ओपन हो जाएगा। अब इस कंटेनर के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, हो सकता है कि उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो। मान लीजिए पॉइंट बी पर जो प्रेशर है बच्चे वो कितना है, पीबी, है ना। पीबी इज द प्रेशर इन द कंटेनर जिसको हम मेजर करना चाहते हैं। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा भी हो सकता है, और ये जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम भी हो सकता है। बोलो यस और नो। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम भी हो सकता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा तो हम उसको बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर, यानी कि नेगेटिव गेज। अभी मैंने आपको बताया था वैक्यूम प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है तो उसको हम बोलते हैं गेज प्रेशर। क्या बोलते हैं उसको हम, गेज प्रेशर, पॉजिटिव गेज। ठीक है। अब आप सभी जानते हैं बच्चे, अच्छा यहां पर जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं इसके अंदर ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड है। ये कोई मरकरी हो सकती है ना, या कोई और लिक्विड हो सकता है, ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड है। आप सभी जानते हैं कि कोई भी फ्लूइड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है। कोई भी फ्लूइड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है। अब मान लीजिए जिस फ्लूइड का आप प्रेशर मेजर करना चाहते हैं, इस कंटेनर के अंदर पॉइंट बी पर जो आप प्रेशर मेजर कर रहे हैं, इस कंटेनर के अंदर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है। देन व्हाट विल हैपन, ये जो मरकरी है इसके अंदर, मान लीजिए पहले मरकरी यहां तक थी इसके अंदर, है ना। मैं ब्लू ब्लू कलर से दिखा देता हूं इसको। मरकरी मान लीजिए बच्चे यहां तक भरी हुई थी, यहां तक मरकरी भरी हुई थी, है ना। यहां तक मरकरी भरी हुई थी, तो इसका लेवल यहां पर कहीं यहां रहा होगा, नीचे रही होगी। अब देखिए यहाँ पर जो कंटेनर है जिसका पॉइंट बी पर जो प्रेशर मेजर कर रहे हो आप, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होगा, इसके अंदर जो ये फ्लूइड भरा होगा बच्चे, इसका क्योंकि प्रेशर ज्यादा है, इस जो ट्यूब का इधर वाला जो फर्स्ट वाला एंड जहां पर प्रेशर मेजर करो, यहाँ का प्रेशर ज्यादा है, और जो दूसरे वाला एंड है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कम है इससे। तो क्या होगा, ये जो मरकरी है, ये मरकरी इधर की तरफ क्या करेगी, राइज करेगी, इधर की तरफ राइज करेगी। यानी कि इधर जो ये जो इधर वाला कॉलम है, लेफ्ट वाला कॉलम है, यहाँ पर जो मरकरी का लेवल फॉल होगा, और जितना इधर फॉल होगा उतना उधर राइट वाले लिम्ब में जो राइट वाला कॉलम है इधर की तरफ राइज होगा। तो कितना राइज हुआ बच्चे, यहाँ पर मान लो ये राइज कितना हुआ, एच। कितना राइज हो जाएगा बच्चे, मान लो ये जो मरकरी है, ये इसका जो लेवल है वो राइज हो जाता है एच। कितनी हाइट राइज हो जाती है इसकी, एच के बराबर हो जाती है। माय डियर स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एच। यहाँ पर जो मरकरी का लेवल है वो कितना हाई, कितना राइज हो गया, एच हाइट तक इसका राइज हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया होगा, एच हाइट तक इसका कम हो गया होगा, इधर की तरफ फॉल हो गया होगा लेवल, इधर की तरफ ये राइज हो गया। अब जब आपको ये पता लग जाएगा कितना राइज हो रहा है बच्चे, कितना लेवल मरकरी का राइज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, स्केल लगा हुआ है, यहाँ पर आप रीडिंग देख लेंगे यहाँ पर, है ना। यहाँ पर ये है प्रेशर को आप रीड कर सकते हैं एच हाइट तक, तो यहाँ पर आपको रीडिंग मिल जाएगी, आपको मिल जाएगा प्रेशर, आपको पता लग जाएगा। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। समझ में आई आपको बात ये कि यूट्यूब मैनोमीटर से हम प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं। यहाँ पर स्केल लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर जितनी हाइट तक ये राइज होगा मैनोमेट्रिक फ्लूइड, तो आप उसके करस्पॉन्डिंग स्केल पर आप मेजर देख लेंगे, रीड कर लेंगे, आपको मिल जाएगा प्रेशर। प्रेशर। तो इस तरह से हम यूट्यूब मैनोमीटर की हेल्प से प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। बताइए अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। एंड दीज आर सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मैनोमीटर, ये आप देख सकते हैं।
कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप रीड कर लीजिए। मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ। अगर आपको ये नोट्स पीडीएफ चाहिए तो आप लोग गेटवेज क्लासेस का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते, मैं वहां पर आपके साथ शेयर करूंगा। राइट, उसके बाद आता है बच्चे बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज की हेल्प से हम प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं, ये ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं टर्सरी मेजरमेंट जब मैंने आपको बताया था अभी। नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम कैसे मेजर करते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन कौन से डिवाइसेस हैं जिनके हेल्प से हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी is defined as degree of hotness or coldness, and principle of temperature measurement is based on Zeroth law of thermodynamics। 11th के फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, थर्मोडायनामिक्स में 4 लॉ होते हैं। देयर आर 4 लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। जीरोथ लॉ पर बेस्ड है टेम्परेचर मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट। और माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं द एसआई यूनिट यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर इज केल्विन। केल्विन जो है टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है। द कॉमनली यूज्ड स्केल्स फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, कौन कौन से स्केल्स होते हैं कॉमनली जो हम यूज करते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए? फर्स्ट वन इज केल्विन स्केल, सेकंड वन इज सेंटीग्रेड स्केल एंड द थर्ड वन इज फ़ारेनहाइट स्केल एंड फोर्थ वन इज रैंकाइन स्केल। चलिए, and methods, these are the methods of temperature measurement। ये कुछ टेम्परेचर मेजरमेंट के मेथड्स हैं। जैसे फर्स्ट वन इज मैकेनिकल थर्मोमीटर। मैकेनिकल थर्मोमीटर के अंदर आता है आपका मेटेलिक एक्सपेंशन थर्मोमीटर, एक्सपेंशन रॉड थर्मोमीटर्स, है ना, बायोमेटेलिक थर्मोमीटर। उसके बाद इसके अंदर आता है सेकंड वन फील्ड सिस्टम थर्मोमीटर के अंदर आता है लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, है ना। इसी तरह से आपका आता है दूसरा जो है इलेक्ट्रिकल थर्मोमीटर, इसके अंदर आता है मेटेलिक रेजिस्टेंस और थर्मिस्टर इसके अंदर आता है, थर्मोकपल इसके अंदर आता है। और नेक्स्ट इसका जो क्लासिफिकेशन है बच्चे वो है रेडिएशन थर्मोमीटर, इसके अंदर आता है आपका टोटल रेडिएशन पायरोमीटर आता है, ऑप्टिकल पायरोमीटर आता है। जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है तब हम उसमें पायरोमीटर यूज करते हैं। मीडियम टेम्परेचर के लिए हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल थर्मोमीटर, और जब टेम्परेचर कम होता है तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं नॉर्मल थर्मोमीटर। चलिए, इसमें से हम सारे तो डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो कौन कौन से हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम बात करेंगे बच्चे लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, जिसको हम नॉर्मल थर्मोमीटर भी कह सकते हैं। बायोमेटेलिक थर्मोमीटर के बारे में आपको बताऊंगा, थर्मोकपल के बारे में मैं आपको बताऊंगा, है ना। ये तीन टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, है ना, नॉर्मल थर्मोमीटर जो आप यूज करते हैं बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो इसमें यहाँ पर क्या होता है, एक मरकरी भरी होती है, इसके अंदर जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड होता है वो क्या होती है, मरकरी होती है। और ये थर्मोमीटर का क्या होता है, यहाँ पर एक बल्ब होता है जो हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आता है, जो हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आता है और टेम्परेचर को सेंस करता है। उस टेम्परेचर की वजह से इसके अंदर जो मरकरी होती है, यहाँ पर जो मरकरी भरी होती है स्टूडेंट्स, वो मरकरी क्या होती है, एक्सपेंड हो जाती है और वो ट्यूब के अंदर क्या करती है, राइज करती है। और यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर स्केल्स लगा होता है, ये स्केल लगा हुआ है, स्केल्स पर क्या होती है, रीडिंग्स लिखी होती हैं। तो मरकरी जितना ज्यादा राइज करेगी उतना ज्यादा टेम्परेचर होगा, यस और नो। तो जो बल्ब है इसका जो थर्मोमीटर का बल्ब है, हमारी बॉडी के जब कांटेक्ट में आता है, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा बॉडी का, उतना ही जो होगी मरकरी का जो लेवल होगा वो राइज करेगा, और यहाँ से हम इजीली उसको रीड कर सकते हैं स्केल से। जैसे कि मैंने अभी बताया था, मान लीजिए कोई बताता है आपको आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 100 है। 100 क्या है बच्चे, ये डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसको हम डिग्री सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। डिग्री सेल्सियस में आएगा 36 और 37 की रेंज में आता है, 37 डिग्री सेल्सियस, 36 पॉइंट समथिंग, है ना। चलिए, नेक्स्ट वन इज थर्मोकपल। तो थर्मोकपल से भी हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, और ये एक इलेक्ट्रिकल मेथड है जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। इट इज मोस्ट पॉपुलर इलेक्ट्रिकल मेथड फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। इसमें क्या होता है, दो डिफरेंट मेटल के हम जंक्शन बनाते हैं। एक को हम कहते हैं हॉट जंक्शन, जहां पर हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, और दूसरा होता है कोल्ड जंक्शन, है ना। क्योंकि जब टेम्परेचर दोनों के बीच में क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस होगा, दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो वोल्टेज डिफरेंस आएगा, यानी कि करंट फ्लो होगी। और यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पर हम लगा देते हैं एक मल्टीमीटर जो एक रीडिंग देता है वोल्टेज की। तो टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा रीडिंग उतनी ज्यादा मिलेगी। तो वोल्टेज डिफरेंस में यानी कि ईएमएफ
सीबैक इफेक्ट पर ये काम करता है। तो ईएमएफ जनरेट होता है यहाँ पर। ईएमएफ जितना कितना जनरेट होगा भाई, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा यहाँ पर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पर क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। और उसको हम स्केल पर हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं और टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं। एक एनिमेशन के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से, एक थर्मोकपल है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये दो जंक्शन हो गए यहाँ पर, एक हॉट जंक्शन और एक कोल्ड जंक्शन। हॉट जंक्शन मैंने बताया था आपको जहाँ पर हमको टेम्परेचर मेजर करना होता है ना। तो यहाँ पर हम टेम्परेचर मेजर करेंगे हॉट जंक्शन साइड में, और इन दोनों के बीच में लगा दिया हमने मल्टीमीटर, जो कि हमको क्या देगा, वोल्टेज की रीडिंग देगा। ठीक है, वोल्टेज की रीडिंग जितनी ज्यादा होंगी उतना ही टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो चलिए बाकी आप खुद से इसको रीड कर लेना, नोट्स आपको मिल ही जाएंगे, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगा तो वन शॉट वीडियो है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी वीडियो की। नाउ नेक्स्ट वन इज बाई मेटेलिक थर्मोमीटर, है ना। बाई मेटेलिक थर्मोमीटर से भी हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। ये भी इंडस्ट्री में यूज होता है। इसमें भी क्या करते हैं हम, देखो दो स्ट्रिप लेते हैं अलग अलग मेटल की। यहाँ पर देखिए ये मेटल ए है और ये मेटल बी है ना। एक लेयर मेटल बी की है, एक लेयर मेटल बी की है ना। इनको हमने ज्वाइन कर लिया, है ना, किसी तरह से हमने इनको क्या कर लिया, जोड़ लिया है। अब क्या करना है हमको, ध्यान रखें मेटल ए और मेटल बी दोनों का थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट अलग अलग होगा, एक का ज्यादा होगा और एक का कम होगा। यहाँ पर देखिए ये एक स्केल लगा दिया हमने यहाँ पर, और ये जो एक पॉइंटर है, ये एक पॉइंटर है, ये हमने यहाँ पर अटैच कर दिया। अब जैसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, यहाँ पर जो टेम्परेचर मेजर करना होगा हमको इस एंड पर, देन व्हाट विल हैपन, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, अब क्योंकि मान लीजिए इसका जो मेटल ए है उसका थर्मल कोएफिशिएंट, थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ज्यादा है मेटल बी के कंपैरिजन में, तो ये ज्यादा एक्सपेंड होगा। मेटल ए ज्यादा एक्सपेंड होगा क्योंकि इसका थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ज्यादा है। जब ये ज्यादा एक्सपेंड होगा तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्या होगी, ये बैंड हो जाएगी रॉड, है ना। ये जो आपने दो मेटेलिक स्ट्रिप हैं, दो मेटल को आपने जो ज्वाइन किया था, ये क्या हो जाएगी, ये एक मेटल था, ये दूसरा मेटल था, इसका थर्मल कोएफिशिएंट ए का ज्यादा है बी का कम है, तो इस तरह से क्या हो जाएंगी, ये बैंड हो जाएंगी। और जब ये बैंड होंगी तो ये पॉइंटर चलेगा। जितनी ज्यादा बैंड होंगी, यानी कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा ये बैंड होंगी, उतनी ज्यादा बैंड होंगी तो ये पॉइंटर उतना ही ज्यादा मूव करेगा। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर लिखे होते हैं, यहाँ से हम टेम्परेचर की रीडिंग ले सकते हैं, हमको टेम्परेचर पता लग जाएगा। या तो ये बैंड ऊपर की तरफ होगी या बैंड नीचे की तरफ होगी, डिपेंड करता है कि कौन से मेटल का थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ज्यादा है और किसका कम है। तो बड़ा सिंपल सा मेथड है बाई मेटेलिक थर्मोमीटर। बाई मतलब यहाँ पर दो मेटल, दो मेटल होते हैं यहाँ पर भी। नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ मास फ्लो रेट। जब फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है तो फ्लूइड का जो फ्लो हो रहा है उसका जो मास फ्लो रेट है हम कैसे मेजर करते हैं। इसमें मैंने आपको यूनिट नंबर 3 में बताया था, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लोमीटर। वन इज वेंचुरी मीटर, सेकंड वन इज ओरिफिस मीटर। और ये जो वेंचुरी मीटर ओरिफिस मीटर है, दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली इक्वेशन। यूनिट 3 में जब हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन पढ़ा था, तब मैंने आपको ये बताया था। थर्ड वन है इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लोमीटर एंड अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर, थर्मल फ्लोमीटर एंड टर्बाइन फ्लोमीटर। तो ये जो फर्स्ट वाले टू हैं, वेंचुरी मीटर और ओरिफिस मीटर, के बारे में मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट वन बात करेंगे हम वेंचुरी मीटर की। तो वेंचुरी मीटर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज ग्रेजुअली कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग डिवाइस। एक कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग डिवाइस होती है इस तरह से, पहले ये कन्वर्ज हो रही होगी लाइक दिस, और उसके बाद डाइवर्जिंग इस तरह से। अभी देखेंगे हम इसको। It is gradually converging diverging device that is used to measure the discharge of fluid flow. Venturimeter works on Bernoulli equation. Bernoulli equation पे ये वर्क करती है। It is one of the costlier device to measure the discharge. यानी कि जो मास फ्लो रेट करने की ये कॉस्टली डिवाइस है, काफी कॉस्ट होती है, महंगी होती है। इसकी एक्यूरेसी हाई होती है, लॉसेस इसमें कम होते हैं। इसकी जो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है, CD की वैल्यू ज्यादा होती है। मैंने अभी आपको बताया, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो वेंचुरीमीटर होता है ये कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग डिवाइस है। तो यहाँ पर आप देखिए ये कन्वर्जिंग पैसेज हो गया इसका, और ये हो गया इसका डाइवर्जिंग पैसेज। और यहाँ पर जो डायमीटर सबसे कम आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो सबसे कम डायमीटर, इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोट। क्या बोलेंगे इसको हम, थ्रोट। तो ये एक पाइपलाइन है, इधर की तरफ कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा था, इस पाइपलाइन में आपने क्या लगा दिया, यहाँ पर एक वेंचुरीमीटर लगा दिया, और इस वेंचुरीमीटर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज को मेजर कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं, जो डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है। तो देखो मेन पार्ट्स ऑफ वेंचुरीमीटर हो जाएंगे, यहाँ पर एक कन्वर्जिंग पार्ट हो जाएगा, थ्रोट हो जाएगा, और एक हो जाएगा डाइवर्जिंग पार्ट।
तो ये तो हो गया कॉनिकल कोन जो आप देख रहे हैं ना, कन्वर्जिंग कोन, ये तो हो गया इसका कन्वर्जिंग पार्ट। ये हो गया इसका डाइवर्जिंग पार्ट। डाइवर्जिंग पार्ट की लेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कन्वर्जिंग पार्ट, और जहां पर डायमीटर सबसे कम है, मिनिमम डायमीटर जहां पर है, उसको हम कहते हैं थ्रोट। क्या कहते हैं उसको? हम कहते हैं थ्रोट। राइट। अब कैसे मेजर करते हैं डिस्चार्ज को? ये कोई पाइपलाइन थी इधर से, है ना, इधर इधर की तरफ फ्लो हो रहा था, इस पाइपलाइन के अंदर आपको फ्लो को मेजर करना था। तो इसके लिए एक डेरिवेशन है जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर लिख दिया है। ये जो डिस्चार्ज होता है A1 A2 स्क्वायर रूट 2GH डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। जब आपने वेंचुरीमीटर मार्केट से खरीदा होगा तो यहाँ पर मान लीजिए ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट है 2, थ्रोट पर डायमीटर, थ्रोट पर पॉइंट 2 है और यहाँ पर पॉइंट 1 है। तो यहाँ पर एरिया कितना हो जाएगा A1 और थ्रोट का एरिया कितना हो जाएगा A2। तो जब हम मार्केट से खरीद कर लाते हैं तो हमको ये पता होता है कि इसका A1 यानी कि एरिया कितना है और A2 यानी कि दोनों डायमीटर्स हमको पता होते हैं। राइट। जी की वैल्यू हमको पता होती है, तो हमको एच की वैल्यू अगर मिल जाए तो हमको डिस्चार्ज मिल जाएगा बच्चे, है ना। तो एच की वैल्यू हमको कहाँ से मिलेगी, ये हमको समझने की जरूरत है। एच की वैल्यू हमको पता करनी है, इस एच की वैल्यू मिल जाएगी तो हमको काम हमारा चल जाएगा। अभी हम लोगों ने समझा था मैनोमीटर के बारे में, यूट्यूब मैनोमीटर। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर यूट्यूब मैनोमीटर लगा देना है। यूट्यूब मैनोमीटर लगा देंगे तो ये पॉइंट 1 होगा यहाँ पर, ये पॉइंट हो जाएगा 2। और आप देख रहे हैं 1 से 2 की तरफ क्या हो रहा है बच्चे, 1 से 2 की तरफ जो एरिया है वो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये कन्वर्जिंग पैसेज है बच्चे। 1 से 2 की तरफ, मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चे, ध्यान से समझ इसको। ये है पॉइंट 1, ये है पॉइंट 2। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में हमने लगाया मैनोमीटर। पॉइंट 1 से 2 की तरफ क्या एरिया डिक्रीज हो रहा है बच्चे, क्या एरिया डिक्रीज हो रहा है? यस। एरिया अगर डिक्रीज होगा तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हमको पता है कि A इंटू बी इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, वाटर के लिए, है ना। अगर एरिया कम होगा तो बच्चे क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी। 1 से 2 की तरफ वेलोसिटी बढ़ेगी, 1 से 2 की तरफ वेलोसिटी बढ़ेगी। थ्रोट की तरफ हम आगे जाएंगे कन्वर्जिंग पैसेज तो वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर वेलोसिटी बढ़ रही होगी बच्चे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ ऑफ mv स्क्वायर। अगर आप सभी जानते हैं एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी तो कोई एनर्जी होगी जो घट रही होगी, तो प्रेशर एनर्जी घट जाती है ना। 1 से 2 की तरफ चलेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो प्रेशर एनर्जी क्या होगी, कम होगी। प्रेशर एनर्जी कम होगी तो क्या हो जाएगा, प्रेशर इसका कम हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब फाइनली आपको बस इतना ध्यान रखना है, अगर यहाँ का प्रेशर P1 है और यहाँ का प्रेशर P2 है तो P2 की वैल्यू कम होगी एज कंपेयर टू P1, क्योंकि V2 की वैल्यू ज्यादा है V1 से। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो प्रेशर एनर्जी घट जाएगी, प्रेशर एनर्जी घटेगी तो P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, इधर की तरफ प्रेशर कम हो जाएगा। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अगर प्रेशर डिफरेंस है पॉइंट 1 और 2 के बीच में, ध्यान दो इंपॉर्टेंट है, अगर पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में प्रेशर डिफरेंस है तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होगा, ये जो इसके अंदर जो मैनोमीटर है इसके अंदर जो ये मरकरी या कोई भी मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा हुआ था, तो यहाँ पर जो मैनोमीटर है वो इधर की तरफ क्या हो जाएगा, राइज कर जाएगा। मैनोमीटर जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है वो इधर की तरफ राइज कर जाएगा। कितना राइज करेगा, वो हाइट हमको मैनोमीटर से मिल जाएगी। कितना राइज करेगा, मान लीजिए इसकी हाइट कितनी है h, कितना राइज कर गया, h राइज कर गया, तो h की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। ये तो यहाँ पर स्केल लगा रहता है, ये ना अभी हमने देखा था ना उसको, यूट्यूब मैनोमीटर को यहाँ स्केल लगा रहता है, तो जितनी हाइट इसकी इंक्रीज होगी मरकरी की, उतनी हम यहाँ से रीड कर लेंगे और उसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा बच्चे, हमको मिल जाएगा डिस्चार्ज। इस तरह से हम इसकी हेल्प से, वेंचुरीमीटर की हेल्प से हम मास फ्लो रेट को मेजर कर सकते हैं। इसका दूसरा है यहाँ पर ओरिफिस मीटर। ओरिफिस मीटर में भी यही है बिल्कुल, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओरिफिस मीटर में क्या होता है, एक ये कोई पाइपलाइन है इस तरह से, इस पाइपलाइन में आपने ओरिफिस मीटर लगा दिया, इसमें एक क्या होती है, एक प्लेट होती है, सर्कुलर प्लेट, मैं आपको दिखा देता हूँ ओरिफिस मीटर जो है, एक सेकेंड रुकेंगे आप, दिस वन। तो देखिए ये कोई पाइपलाइन है जिसके अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा है और आपको ओरिफिस मीटर की हेल्प से ये फ्लूइड का जो फ्लो है इसको मेजर करना है, मास फ्लो रेट आपको मेजर करना है। तो आपने यहाँ पर ये लगा दिया आपने ओरिफिस मीटर। तो ओरिफिस मीटर क्या है, एक सर्कुलर प्लेट होती है, उसका डायमीटर वहां पर कम होता है, जहां से जो फ्लूइड पास हो रहा होता है उसका डायमीटर क्या होता है, वहां पे कम होता है। डायमीटर अगर बच्चे कम हो जाएगा तो फिर से आप क्या करेंगे, यहाँ पर बर्नौली इक्वेशन ही लगाएंगे और कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा देंगे, है ना। इधर की तरफ आप देखेंगे, देखो यहाँ पर जो है, यहाँ का प्रेशर मान लीजिए P1 है और यहाँ का प्रेशर कितना है, P2 है। तो जब ये सर्कुलर प्लेट से यहाँ पर जो होल है, एक ओरिफिस जिसको हम बोलते हैं ओरिफिस, है ना, ये एक होल होगा सर्कुलर प्लेट में, यहाँ से फ्लूइड क्या हो रहा होगा, फ्लो हो रहा होगा। और जहां पर सबसे कम डायमीटर होता है वाटर का उसको हम बोलते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा।
अल्टीमेटली यहाँ भी जो है कंटिन्यूटी और बर्नौली इक्वेशन ही आपको अप्लाई करनी होगी, क्योंकि होगा क्या अल्टीमेटली, जब आप मान लीजिए ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, आपने पॉइंट 1 पॉइंट 2 के बीच में अगेन यूट्यूब मैनोमीटर लगा दिया, इधर की तरफ क्या हो रहा होगा, डायमीटर फ्लूइड का, वाटर का डायमीटर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि एरिया कम हो रहा है, तो यानी कि वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो भैया प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, यानी जो P2 की वैल्यू है वो P1 से कम हो जाएगी, प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि जो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, P1 ज्यादा है P2 कम है, तो यहाँ से क्या होगा, फ्लूइड जो है इधर की तरफ ये राइज होगा, यानी कि मरकरी ऊपर की तरफ राइज होगी, और फिर से आपको क्या मिल जाएगा, राइज मिल जाएगा मरकरी का, यहाँ पर जो H है, और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे आप, इस फॉर्मूले में आप पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा मास फ्लो रेट या फिर वॉल्यूम फ्लो रेट मिल जाएगा, फ्लूइड का फ्लो आपको पता लग जाएगा विद द हेल्प ऑफ ओरिफिस मीटर। पहली बात तो अगर ओरिफिस और वेंचुरीमीटर को आप कंपेयर करेंगे तो ओरिफिस मीटर जो है वो एक चीपेस्ट डिवाइस है, एक सस्ती होती है ये, और वेंचुरीमीटर महंगा होता है, उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, लेकिन वेंचुरीमीटर की एक्यूरेसी ज्यादा होती है, उसके लॉस कम होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इसके लॉस ज्यादा होते हैं, इसकी एक्यूरेसी कम होती है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इसका कम होता है और वेंचुरीमीटर का कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ज्यादा होता है, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए ओके, नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ फोर्स। फोर्स को हम कैसे मेजर करते हैं, व्हाट आर दी इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज्ड टू मेजर दी फोर्स। देखो, वेरियस डिवाइसेस हैव बीन डेवलप्ड टू मेजर द फोर्स, some of them are, first one is elastic force transducer, second one is hydraulic cell, third one is pneumatic load cell, और भी बहुत सारी हैं, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आपके साथ दो, हाइड्रोलिक सेल एंड न्यूमेटिक लोड सेल। चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज हाइड्रोलिक लोड सेल, इसकी हेल्प से हम फोर्स को कैसे मेजर करते हैं। सो इट कैन बी यूज टू मेजर द फोर्स ऑफ वेरी हाई मैग्नीट्यूड, ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलियंस ऑफ न्यूटन्स, बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ न्यूटन्स फोर्स को भी हम यहाँ पर मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक लोड सेल, है ना। इट कंसिस्ट ऑफ अ क्लोज्ड कंटेनर फिल्ड विद ऑयल, एक क्लोज्ड कंटेनर यहाँ पर आप देख रहे हैं जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, एक ऑयल भरा हुआ है, इसके अंदर ऑयल भरा हुआ है, राइट। और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर एक इलास्टिक डायाफ्राम लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक डायाफ्राम लगा हुआ है। प्रेशर मेजरिंग डिवाइस सच एज वर्डन ट्यूब प्रेशर गेज इज कनेक्टेड टू द कंटेनर। यहाँ पर देखिए एक प्रेशर गेज, वर्डन ट्यूब प्रेशर गेज हो सकता है। वर्डन ट्यूब प्रेशर गेज कैसे प्रेशर को मेजर करता है मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अब क्या होगा, मान लीजिए ये लोड है, इस लोड को हमने मेजर करना है, ये लोड हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जब हम इस लोड को यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये कोई फोर्स जब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, फोर्स को ट्रांसमिट करेगा, जो ऑयल है यहाँ पर जो लिक्विड भरा हुआ है ये फोर्स को ट्रांसमिट करेगा। जब यहाँ ये फोर्स ट्रांसमिट करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर इस फ्लूइड क्या होगा, एक प्रेशर यहाँ पर आएगा। इस प्रेशर को हम कैलिब्रेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं वर्डन ट्यूब प्रेशर गेज की हेल्प से, ठीक है। तो प्रेशर हमको पता लग जाएगा, उस प्रेशर से हम डायरेक्ट जो है यहाँ पर देखिए ये एक डायल गेज लगा हुआ है, यहाँ पर हमको फोर्स की रीडिंग मिल जाएंगी, क्योंकि प्रेशर और फोर्स, जब हमको प्रेशर मिल गया तो फोर्स तो मिल ही जाना है बच्चे, क्योंकि प्रेशर और फोर्स में रिलेशन होता है P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, है ना। तो वहां पर एक रिलेशन होता है, यहाँ पर एक रिलेशन होता है प्रेशर और फोर्स में। तो ये जो बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज है ये प्रेशर बताएगी, और इसको हम कैलिब्रेट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ फोर्स, और हमको पता लग जाएगा कि यहाँ पर कितना फोर्स अप्लाई किया गया है। तो आप ये लिख सकते हैं इसके बारे में, दिस इज हाइड्रोलिक लोड सेल, ये डायग्राम बना देंगे और इसको आप लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट है बच्चे न्यूमेटिक लोड, न्यूमेटिक लोड सेल। ये जब भी शब्द आता है ना, वर्ड आता है न्यूमेटिक, न्यूमेटिक का मतलब एयर से होता है बच्चे, न्यूमेटिक का मतलब किससे होता है, एयर से होता है। तो यहाँ पर जो है ये भी सिंपल उसी की तरह है एकदम। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, और यहाँ से हम एयर को सप्लाई करेंगे इधर की तरफ। तो वहां पर फर्क इतना है, वहां पर ऑयल था, हाइड्रोलिक वाले में क्या था, ऑयल भरा हुआ था, यहाँ पर क्या भरी हुई है, एयर भरी हुई है। यहाँ पर क्या भरी हुई है, एयर भरी हुई, बाकी सब कुछ वही है। यहाँ भी क्या है, प्रेशर गेज लगा हुआ है ना। लेकिन ध्यान ये रखेंगे, जो हाइड्रोलिक लोड सेल था यहाँ पर हम बहुत ज्यादा फोर्स को भी मेजर कर सकते हैं, हाई मैग्नीट्यूड का फोर्स भी हम यहाँ पर मेजर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, यानी कि कोई ऑयल भरा हुआ है। लेकिन आप सभी जानते हैं यहाँ पर न्यूमेटिक का मतलब एयर से है, तो यहाँ पर एयर भरी हुई है, और एयर पर अगर आप ज्यादा फोर्स लगाओगे तो वो क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, तो फिर वो काम नहीं करेगी। इसलिए यहाँ पर हम इट इज यूज टू मेजर द फोर्स अप टू 20,000 न्यूटन। 20,000 न्यूटन से ज्यादा लोड को मेजर नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ न्यूमेटिक लोड सेल, क्योंकि न्यूमेटिक लोड सेल के अंदर एयर है, और एयर क्या होती है, कंप्रेसिबल होती है, ज्यादा फोर्स
लगाओगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेजरमेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने सीखा है कि मेजरमेंट क्या होता है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं मेजरमेंट के, उसके बाद एरर क्या होती है, कितने टाइप्स के एरर होती हैं, और प्रेशर को, टेम्परेचर को, मास फ्लो रेट को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको मेजर करने के लिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज लिमिट, टॉलरेंस एंड फिट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और समझने के लायक टॉपिक है। चलिए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को पहले हम समझेंगे। यहाँ पर कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है जो हमको समझने की जरूरत है। एक्चुअली लिमिट फिट टॉलरेंस की हम बात करते हैं जब एक असेंबली बनती है। जैसे कि मान लीजिए एक शाफ्ट है, ये कोई एक शाफ्ट है और ये एक होल है। ये शाफ्ट इस होल के अंदर क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, एक मेटिंग, दो मेटिंग पार्ट्स हैं, एक शाफ्ट और एक होल है, एक असेंबली बनेगी। शाफ्ट क्या हो जाएगा, मेल मेंबर, और होल क्या हो जाएगा यहाँ पर, फीमेल मेंबर, है ना। तो यहाँ पर हम समझेंगे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी। मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और कोई शाफ्ट मैन्युफैक्चरिंग करनी है। मान लीजिए 1 लाख कंपोनेंट्स बनाने हैं आपको, 1 लाख शाफ्ट प्रोड्यूस करनी है। अब 1 लाख शाफ्ट जब प्रोड्यूस करेंगे तो क्या उनकी डायमेंशन सेम हो सकती है? मान लीजिए जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कोई शाफ्ट आपको प्रोड्यूस करनी है, कोई शाफ्ट आपको मैन्युफैक्चर करनी है, और जिसका जो बेसिक साइज है वो मान लीजिए कितना है, 25 mm है ना। 25 mm साइज की, 25 mm डायमीटर की शाफ्ट प्रोड्यूस करनी है। 1 लाख शाफ्ट प्रोड्यूस करनी है तो सेम डायमीटर की शाफ्ट हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कुछ वेरिएशन चाहिए, कुछ लिमिट चाहिए। यानी कि तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 25 प्लस माइनस 0.1। तो यहाँ से आपको बोला जाएगा फिर कि ठीक है 25 mm डायमीटर की शाफ्ट तो नहीं बन सकती, तो कुछ हम आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट दे देते हैं। तो आपने को यहाँ पर वेरिएशन मिल जाएगा 25 प्लस माइनस 0.1। यानी कि इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी हो जाएगी, 25.1, और मिनिमम लिमिट कितनी हो जाएगी, 25 में से 0.1 को माइनस कर दीजिए, यानी कि 24.9। अब आपको क्या करना है, जितनी भी शाफ्ट प्रोड्यूस होंगी उनका डायमीटर कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 25.1 और मिनिमम 24.9, इनके बीच में उसकी डायमेंशंस होनी चाहिए। नाउ चलिए समझते हैं, बाकी हम आगे धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेंगे हमको चीजें समझ में आती चली जाएंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉमिनल साइज की। तो साइज ऑफ द पार्ट स्पेसिफाइड इन ड्राइंग, यानी कि जो पार्ट का साइज हम ड्राइंग में स्पेसिफाई करते हैं, दैट इज नोन एज नॉमिनल साइज। ये बेसिक साइज क्या होता है, सेकंड वन इज बेसिक साइज। साइज ऑफ ए पार्ट टू विच ऑल लिमिट्स, यानी कि जो वेरिएशंस होते हैं वो हम अप्लाइड करते हैं। जैसे कि इसका बेसिक साइज कितना है बच्चे, 25। इस 25 में क्या करेंगे हम, टॉलरेंस अप्लाई करेंगे, वेरिएशन अप्लाई करेंगे। जैसे कि हमने इसमें प्लस कर दिया कितना, 0.1, माइनस कर दिया 0.1। तो 25 जो है यहाँ पर वो बेसिक साइज है। एक्चुअल साइज क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, देखो मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद जब आप शाफ्ट का डायमीटर मेजर करेंगे तो वो कहलाएगा एक्चुअल साइज। और एक्चुअल साइज क्या होना चाहिए, हमेशा 25.1 से कम होना चाहिए, 24.9 से ज्यादा होना चाहिए, अदरवाइज शाफ्ट क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। शाफ्ट क्या हो जाएगी, रिजेक्ट, है ना। तो ये एक्चुअल साइज क्या हो गया, जो आप डायमेंशन मेजर कर रहे हो पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद। चलिए नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज लिमिट्स ऑफ साइज। जब आप शाफ्ट को डिजाइन कर रहे हैं तो वहां पर दो एक्सट्रीम परमिसिबल लिमिट हैं। देर आर टू एक्सट्रीम परमिसिबल साइज, देर आर टू एक्सट्रीम परमिसिबल लिमिट्स ऑफ फॉर ए डायमेंशन ऑफ ए पार्ट। अब एक लार्जेस्ट होगी, लार्जेस्ट परमिसिबल साइज क्या होगी, जो लार्जेस्ट परमिसिबल साइज है फॉर अ डायमेंशन इज कॉल्ड अपर लिमिट और हाई लिमिट और मैक्सिमम लिमिट। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर 25.1 क्या होगी यहाँ पर, ये एक्सट्रीम परमिसिबल लिमिट, लार्जेस्ट परमिसिबल है साइज इसका, तो ये क्या हो जाएगी, अपर लिमिट हो जाएगी, या फिर मैक्सिमम साइज हो जाएगा, या फिर इसको हम कहेंगे मैक्सिमम लिमिट। जो स्मॉलेस्ट साइज होता है उसको हम कहते हैं लोअर और मिनिमम लिमिट। तो यहाँ पर जो 24.9 था ये क्या है, इसकी लोअर लिमिट है ना। ये क्या हो जाएगी, इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी या फिर मिनिमम लिमिट हो जाएगी। तो ये दो इसकी परमिसिबल साइज, दो परमिसिबल लिमिट होती हैं, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। नाउ व्हाट इज अलाउंस, अलाउंस क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये होता है मिनिमम क्लियरेंस या फिर मैक्सिमम इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है, क्लियरेंस क्या होता है, अभी हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो अलाउंस क्या है बच्चे, मिनिमम क्लियरेंस, शाफ्ट और होल के बीच में जो मिनिमम क्लियरेंस होता है, वो कहलाता है अलाउंस, है ना। एंड इट इज इंटेंशनली गिवन,
ये इंटेंशनली दिया जाता है। देखो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, ये हो गई एक शाफ्ट, है ना, ये होगी शाफ्ट मेल मेंबर, और ये एक होल है फीमेल मेंबर, है ना। तो इसकी देखो ये होगी इसकी लोअर लिमिट, ये होगी इसकी लोअर लिमिट, और ये होगी इसकी अपर लिमिट। मतलब ये शाफ्ट का जो डायमीटर है इससे कम नहीं होना चाहिए, देखो लोअर लिमिट से कम नहीं होना चाहिए। इसका जो एक्चुअल साइज है, एक्चुअल साइज लोअर लिमिट से कम नहीं होना चाहिए, और अपर लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस है ये कहलाता है टॉलरेंस। क्या कहलाता है? देखो ये शाफ्ट है ना, ये शाफ्ट की अपर लिमिट हो गई, ये शाफ्ट की लोअर लिमिट हो गई। अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है बच्चे टॉलरेंस। क्या कहलाता है? टॉलरेंस। इसी तरह से बच्चे ध्यान दो, यहाँ पर जो ये होल है, होल की ये लोअर लिमिट है, होल की ये अपर लिमिट है। तो होल की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, होल की जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा? होल के लिए टॉलरेंस कहलाएगा। मैंने आपको बताया था अभी अलाउंस क्या होता है। तो जो क्लियरेंस होता है मिनिमम, मिनिमम क्लियरेंस, क्या बताया था मैंने आपको? यहाँ पर देखिए जरा, अलाउंस के बारे में मैंने बताया था आपको, यस दिस वन, मिनिमम क्लियरेंस, है ना। मिनिमम क्लियरेंस जो होता है शाफ्ट और होल के बीच में वो कहलाता है अलाउंस। तो यहाँ पर आप देखें जरा, यही तो मिनिमम क्लियरेंस होगा, ये मिनिमम क्लियरेंस होगा। शाफ्ट और होल के बीच में क्या हो जाएगा? ये मिनिमम क्लियरेंस हो जाएगा, यानी कि लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट माइनस अपर लिमिट ऑफ, सॉरी, यू नो लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट क्या हो जाएगा? अलाउंस हो जाएगा। क्लियर है बात आपको? चलिए, तो अलाउंस क्लियर। टॉलरेंस, टॉलरेंस मैंने आपको अभी बता ही दिया है। जैसे कि ये शाफ्ट की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, शाफ्ट के लिए टॉलरेंस मिल जाएगा। होल की अपर लिमिट माइनस होल की लोअर लिमिट, आपको होल के लिए टॉलरेंस मिल जाएगा। राइट, इट इज द मैक्सिमम परमिसिबल वेरिएशन इन द डायमेंशन। ये जो शाफ्ट या होल की जो वेरिएशन होता है डायमेंशन में, मैक्सिमम परमिसिबल वेरिएशन, उसी को हम कहते हैं टॉलरेंस। द टॉलरेंस में भी यूनिलेटरल और बाइलेटरल, ध्यान दीजिए, टॉलरेंस जो है वो यूनिलेटरल भी हो सकता है, बाइलेटरल भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर समझिए ध्यान से, यूनिलेटरल का केस मैं आपको बताता हूँ पहले। यूनिलेटरल अकर्स व्हेन बोथ मैक्सिमम लिमिट एंड मिनिमम लिमिट्स आर आइदर अबव और बिलो द बेसिक साइज। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर जरा, ये कोई एक एग्जाम्पल है जिसका बेसिक साइज कितना है? 25, और यहाँ पर इसकी लिमिट कितनी है? यहाँ पर देखिए प्लस 0.15 प्लस 0.10। ये देखिए, ये हो गया इसका बेसिक साइज, ये हो गया इसका बेसिक साइज। राइट, ये कोई पार्ट है, होल हो सकती है, शाफ्ट हो सकता है, इसका ये बेसिक साइज है। अब देखिए यहाँ पर जो टॉलरेंस दी हुई है, इसका जो बेसिक, जो इसकी लोअर लिमिट है वो बेसिक साइज से ज्यादा है, अपर लिमिट भी बेसिक साइज से ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा? यूनिलेटरल का केस हो जाएगा। बेसिक साइज कितना हो गया? 25, अपर लिमिट कितनी हो जाएगी? 25 प्लस 0.15, लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी? 25 प्लस 0.10, है ना। तो यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों बेसिक साइज से ज्यादा हैं, इसलिए ये यूनिलेटरल है, इसलिए क्या है? यूनिलेटरल है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, तो क्या मिल जाएगा हमको? टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है? हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। दूसरा केस ये हो सकता है बच्चे, यहाँ पर देखिए ये दूसरा केस है, 25 इसका बेसिक साइज है, माइनस यहाँ पर कितना लिखा? माइनस 0.10 माइनस 0.20, तो बेसिक साइज आ जाएगा 25 mm, अपर लिमिट कितनी आ जाएगी? 25 माइनस 0.10 यानी 24.9, और लोअर लिमिट कितनी आ जाएगी? 25 माइनस 0.20 यानी कि 24.8, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों क्या है? बेसिक साइज से कम है। अगर दोनों लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट बेसिक साइज से क्या है? कम है, तो वो भी यूनिलेटरल का ही केस होगा, है ना। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप, तो ये तो हो गया इसका बेसिक साइज, ये बेसिक साइज था, तो अपर लिमिट ये हो गई, लोअर लिमिट ये हो गई, दोनों ही क्या है? बेसिक साइज से कम है, तो ये भी क्या है? यूनिलेटरल का केस है। एक और इसमें स्पेशल केस बनेगा यूनिलेटरल में, देखो एग्जांपल यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए जरा, ये 25 हो गया बेसिक साइज, और इसकी अपर लिमिट कितनी हो जाएगी? 25.20, लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी? 25.0, यानी कि जो इसकी लोअर लिमिट है, जब लोअर लिमिट बेसिक साइज से कॉन्साइड कर जाती है तो ये भी यूनिलेटरल है, या फिर हम ये कह सकते हैं बेसिक साइज कितना है? 25, इसकी अपर लिमिट कैसा आएगी? इसमें ऐड कर देंगे 0, तो 25.0, तो यहाँ पर अपर लिमिट क्या है? बेसिक साइज से कॉन्साइड कर गई, तो ये भी यूनिलेटरल का केस है। तो यूनिलेटरल का मतलब है बच्चे कि जब दोनों अपर लिमिट लोअर लिमिट या तो बेसिक साइज से कम हो या बेसिक साइज से कम हो, ये बेसिक साइज से कम हो दोनों, या फिर बेसिक साइज से ज्यादा हो, या फिर अपर लिमिट या लोअर लिमिट बेसिक साइज से कॉन्साइड कर जाए। नेक्स्ट बना आपका बाइलेटरल, है ना। बाइलेटरल का मतलब दोनों साइड, बाइलेटरल मतलब दोनों साइड।
बाइलेटरल अकर्स व्हेन मैक्सिमम लिमिट इज अबव द और मिनिमम लिमिट इज बिलो द बेसिक साइज। बेसिक साइज से ज्यादा होगी अपर लिमिट और लोअर लिमिट बेसिक साइज से कम होगी। फॉर एग्जांपल 25 प्लस माइनस 0.04, 25 हो गया बेसिक साइज, 25 हो गया बेसिक साइज, इसमें ऐड कर देंगे 0.04 तो आपको मिल जाएगा 25.04 इसका अपर लिमिट, और इसमें माइनस कर देंगे 0.04 तो आपको मिल जाएगी लोअर लिमिट, है ना। तो इनका डिफरेंस ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, टॉलरेंस मिल जाएगा। ध्यान से देखो यहाँ पर इस बार ये हो गया बेसिक साइज और ये होगी अपर लिमिट जो कि बेसिक साइज से ज्यादा है, ये होगी लोअर लिमिट जो कि बेसिक साइज से कम है, तो ये हो जाएगा बाइलेटरल, है ना। टॉलरेंस इसमें दोनों साइड दी हुई है। एक क्वेश्चन से आप समझने का प्रयास कीजिए। शाफ्ट हैज टू बी मैन्युफैक्चर्ड टू अ डायमीटर ऑफ, ये डायमीटर आपको दिया हुआ है, इस डायमीटर की शाफ्ट आपको मेजर करनी है। दिस शाफ्ट हैज अ बेसिक साइज, तो हम यहाँ से बता सकते हैं, यहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि जो शाफ्ट का बेसिक साइज है वो कितना है, 40 mm है ना। प्लस माइनस, पहली बात तो ये बाइलेटरल का केस है, इसमें 40 में आप ऐड कर देंगे 0.20 तो आपको मिल जाएगी अपर लिमिट 40.02, माइनस कर देंगे 0.02 तो आपको मिल जाएगी लोअर लिमिट 39.98। अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, टॉलरेंस मिल जाएगा। क्लियर है ये बात? चलिए ठीक है, अगर क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और जो आपका ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए, और भी टर्मिनोलॉजी हैं जिनको हम समझने का प्रयास करते हैं, जैसे जीरो लाइन क्या होती है, डेविएशन क्या होता है, एक्चुअल डेविएशन, अपर डेविएशन एंड लोअर डेविएशन क्या होता है, मीन डेविएशन क्या होता है, फंडामेंटल डेविएशन क्या होता है, समझते हैं एक डायग्राम से, कोई टेंशन नहीं है, आ जाएगा समझ में। देखो ये है शाफ्ट, है ना, और ये है होल, राइट। ये शाफ्ट और होल का बेसिक साइज है, दोनों के लिए कॉमन है बेसिक साइज, है ना। जो ग्रीन कलर की लाइन से आप देख रहे हैं दिस इज द बेसिक साइज। अब मैं आपको बता देता हूं जीरो लाइन। जीरो लाइन क्या होती है बच्चे, देखो ये जो आपने देखा अभी ग्रीन कलर से, ग्रीन कलर की जो लाइन है ये बेसिक साइज है। बेसिक साइज के करस्पॉन्डिंग ये जो आप रेड कलर की लाइन देख रहे हैं दिस इज द जीरो लाइन, द स्ट्रेट लाइन करस्पॉन्डिंग टू बेसिक साइज। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो रेड कलर की आप लाइन देख रहे हैं बच्चे, रेड कलर की जो लाइन देख रहे हैं दिस इज स्ट्रेट लाइन corresponding to basic size is known as जीरो लाइन। और इसी लाइन के रेस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, डेविएशन को मेजर करते हैं। एक बार रीड करेंगे जरा यहाँ पर आप जीरो लाइन के बारे में, इट इज अ स्ट्रेट लाइन corresponding टू बेसिक साइज। बेसिक साइज के corresponding जो स्ट्रेट लाइन है उसी को हम जीरो लाइन कह रहे हैं। द डेविएशंस आर मेजर्ड फ्रॉम दिस लाइन, इसी लाइन से हम डेविएशन को मेजर करते हैं। अब आगे देखते हैं, देखो अब आपको बच्चे समझना है कि अपर डेविएशन क्या होता है और लोअर डेविएशन क्या होता है। समझो, ये शाफ्ट की बात मैं कर लेता हूं, और जब मैं शाफ्ट के बारे में आपको बता दूंगा तो होल के बारे में भी बिल्कुल इसी तरह से होगा। ये शाफ्ट है, शाफ्ट का ये बेसिक साइज हो गया था, ये शाफ्ट का मिनिमम साइज होगा और ये शाफ्ट का हो जाएगा मैक्सिमम साइज। आप जानते हैं एक लोअर लिमिट होगी एक अपर लिमिट होगी। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा था अपर डेविएशन एंड लोअर डेविएशन क्या होते हैं। जो अपर डेविएशन है बच्चे, ये देखिए जरा, ये मैक्सिमम साइज और बेसिक साइज, ये जो रेड कलर की लाइन है ये क्या बता रही है आपको, बेसिक साइज, है ना। ये देखिए ग्रीन कलर वाली जो लाइन है यहाँ से, ये ग्रीन कलर, जो ग्रीन कलर जो बेसिक साइज करस्पॉन्डिंग थी ना जीरो लाइन, तो जीरो लाइन ये हो गई यानी कि बेसिक साइज, और ये हो गया मैक्सिमम साइज। इन दोनों का जो डिफरेंस है ना बच्चे, ये है अपर डेविएशन, ये अपर डेविएशन है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अपर डेविएशन हो जाएगा। दूसरी चीज लोअर डेविएशन क्या होगा बच्चे, ये देखो ये है मिनिमम साइज और ये था यहाँ तक बेसिक साइज, है ना। ये तो ये जो डिफरेंस है बेसिक साइज और मिनिमम साइज का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, लोअर डेविएशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लोअर डेविएशन कहलाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चे, देखो ये जो रेड लाइन है ना ये वाली, ये किसको बता रही है, बेसिक साइज को। तो बेसिक साइज और मैक्सिमम साइज का जो डिफरेंस है ये है आपका अपर डेविएशन, और बेसिक साइज यहां से लेकर के ये मिनिमम साइज का जो डिफरेंस है वो क्या है, लोअर डेविएशन है। वो क्या है, लोअर डेविएशन है। अब आप मुझे बताओ जरा, लोअर डेविएशन ज्यादा है या फिर अपर डेविएशन ज्यादा है। अपर, देखो ये तो हो गया लोअर डेविएशन, ये तो थोड़ा सा है, अप लोअर डेविएशन ज्यादा है। रिपीट कर रहा हूं मैं, सॉरी एक सेकेंड। देखो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि अपर डेविएशन ज्यादा है कि लोअर डेविएशन ज्यादा है। ये डिफरेंस जो है ये है आपका अपर डेविएशन, ये कम है, ये लोअर डेविएशन है, ये ज्यादा है। यस और नो। तो जो अपर डेविएशन लोअर डेविएशन में से जो कम होगा, अपर डेविएशन लोअर डेविएशन में से जो कम होगा, मिनिमम मिनिमम
यानी कि अपर डेविएशन लोअर डेविएशन में जो भी मिनिमम है वही हो जाएगा आपका फंडामेंटल डेविएशन। क्या है फंडामेंटल डेविएशन? फंडामेंटल डेविएशन अपर डेविएशन भी हो सकता है, लोअर डेविएशन भी हो सकता है, जो इसमें कम होगा। तो अगर मैं शाफ्ट की बात करूंगा तो शाफ्ट में क्या हो जाएगा? अपर डेविएशन फंडामेंटल डेविएशन बन जाएगा। इसी तरह से आप होल के लिए देख लीजिए, बिल्कुल सेम रहेगा। लेकिन जब आप देखेंगे ना, आप वीडियो को पॉज करिए और समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर होल के केस में जो आएगा बच्चे, वो लोअर डेविएशन जो होगा वो फंडामेंटल डेविएशन बन जाएगा। लोअर डेविएशन जो होगा वो फंडामेंटल डेविएशन बन जाएगा, क्योंकि लोअर डेविएशन की वैल्यू कम है देखो यहाँ पर, और अपर डेविएशन की वैल्यू ज्यादा है। मैंने क्या बताया आपको? अपर या लोअर डेविएशन में से जो भी कम होगा वो फंडामेंटल डेविएशन होगा। यहाँ पर देख लीजिए, देखो ये लिखा हुआ है अपर डेविएशन क्या है? इट इज द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम साइज एंड बेसिक साइज। बेसिक साइज और मैक्सिमम साइज का जो डिफरेंस है वो क्या है? अपर डेविएशन है। इट अब लोअर डेविएशन क्या होगा? इट इज द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन मिनिमम साइज एंड बेसिक साइज, है ना? ये हो जाएगा आपका लोअर डेविएशन। मीन डेविएशन क्या होगा बच्चे? इन दोनों का अर्थमेटिक मीन। लोअर डेविएशन अपर डेविएशन का अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा? एवरेज क्या हो जाएगा? मीन डेविएशन। उसके बाद फंडामेंटल डेविएशन को क्या बताया मैंने? जो भी इनमें से कम होगा। दिस इज द डेविएशन आइदर अपर और लोअर डेविएशन विच इज नियरेस्ट वन टू द जीरो लाइन, है ना? जो जीरो लाइन के पास में होगा, यानी कि जो मिनिमम होगा अपर या लोअर डेविएशन में से, वही क्या हो जाएगा आपका? फंडामेंटल डेविएशन, है ना? तो ये आपको आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। नाउ व्हाट इज फिट, है ना? फिट कब बनेगी बच्चे? जब शाफ्ट और होल एक असेंबली बनेगी, तो वहां पर क्या होती है? फिट बनती है। तो डिग्री ऑफ टाइटनेस और डिग्री ऑफ लूजनेस बिटवीन टू मेटिंग पार्ट्स इज नोन एज फिट। समझ रहे हो? फिट क्या है? इट इज द डिग्री ऑफ टाइटनेस और डिग्री ऑफ लूजनेस बिटवीन टू मेटिंग पार्ट्स। दो मेटिंग पार्ट्स हैं यहाँ पर, एक होल और एक असेंबली। अब फिट कितने टाइप्स की होती हैं? फिट्स कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स। वन इज क्लियरेंस फिट, सेकंड वन इज ट्रांजिशन फिट एंड थर्ड वन इज इंटरफेरेंस फिट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा एग्जाम में लिखने के लिए कि फिट को डिफाइन कीजिए एंड एक्सप्लेन कीजिए टाइप्स ऑफ फिट। तो बच्चे तीन टाइप की फिट होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना ध्यान से, और आसान इससे समझ में आ जाएगा आपको। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे क्लियरेंस फिट की। कौन सी, किसकी बात करने वाले हैं बच्चे? क्लियरेंस फिट की। देखो, ये तो हो गई शाफ्ट, ये हो गई शाफ्ट, ओके, ये हो गई शाफ्ट। और बच्चे ये हो गया होल, दिस इज दी होल। बना देता हूं मैं यहाँ पर, दिस इज दी होल। मैंने आपको बताया कि शाफ्ट और होल की दोनों की अपनी अपनी लोअर लिमिट होंगी और अपर लिमिट भी होंगी। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है बच्चे? टॉलरेंस। तो ये हो गया बच्चे टॉलरेंस, किसके लिए? शाफ्ट के लिए। ब्लू कलर से दिखा रहा हूं मैं, टॉलरेंस। और ये हो गया होल के लिए टॉलरेंस। अब मैं बात कर रहा हूं बच्चे क्लियरेंस फिट की। क्लियरेंस फिट में क्या रहेगा? हमेशा क्लियरेंस रहेगा होल और शाफ्ट के बीच में, हमेशा क्लियरेंस रहेगा होल और शाफ्ट के बीच में। और मिनिमम क्लियरेंस कितना रहेगा बच्चे? यहां पर हम बात करेंगे मिनिमम क्लियरेंस कितना हो सकता है, मैक्सिमम क्लियरेंस कितना हो सकता है। देखो समझो, अब देखो मिनिमम क्लियरेंस कितना होगा? यही होगा ना मिनिमम क्लियरेंस शाफ्ट और होल के बीच में। कब? कि भाई जब शाफ्ट की हम बात करें अपर लिमिट की, शाफ्ट की अपर लिमिट, शाफ्ट जो मैन्युफैक्चर हुई वो अपर लिमिट पे हुई, और होल जो मैन्युफैक्चर हुआ वो हुआ लोअर लिमिट पे। तो शाफ्ट की अपर लिमिट और होल की लोअर लिमिट, यही हुई ना? शाफ्ट की अपर लिमिट और होल की लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होगा वो मिनिमम क्लियरेंस होगा। यहाँ पर लिखा है देखो, मिनिमम क्लियरेंस। मिनिमम क्लियरेंस इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। मैक्सिमम क्लियरेंस कितना हो सकता है? कि भाई जब शाफ्ट को डिजाइन करोगे लोअर लिमिट पे और होल को डिजाइन करोगे मैक्सिमम लिमिट पर, है ना, अपर लिमिट पर डिजाइन करोगे, तो ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम क्लियरेंस। क्या हो जाएगा मैक्सिमम क्लियरेंस? अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। तो ये होगी बच्चे आपकी क्लियरेंस फिट। और आप ध्यान से अगर देख पा रहे हैं बच्चे, यहाँ पर ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो इन दोनों की जो टॉलरेंस जोन है, ये किसका टॉलरेंस जोन मैंने बताया? ये देखिए, ये किसका टॉलरेंस जोन है? शाफ्ट का। ये किसका टॉलरेंस जोन है? होल का। तो ये जो टॉलरेंस जोन है ये कभी भी मीट नहीं करते, आपस में कभी भी ओवरलैप नहीं कर सकते, आपस में कभी भी ओवरलैप नहीं करेंगे। किसके? टॉलरेंस जोन। किस केस में? क्लियरेंस फिट में। तो ये जो क्लियरेंस फिट होती है ना बच्चे, जो क्लियरेंस फिट होती है ये लूज फिट होती है। कैसी फिट होती है? स्लाइड फिट होती है, इजीली स्लाइड हो जाती है। जो शाफ्ट है ना होल के अंदर, इजीली फिट हो जाएगी, है ना। रनिंग फिट होती है, लूज फिट होती है, ठीक है, लूज रनिंग फिट होती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको डिफाइन करना पड़ जाए बच्चे,
अगर आपको डिफाइन करना पड़ जाए कि क्लियरेंस फिट क्या होती है, तो आप लिख देना है साफ साफ कि जो अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट इज लेस देन लोअर लिमिट ऑफ होल। जब शाफ्ट की अपर लिमिट होल की लोअर लिमिट से कम होती है तो उसको हम क्लियरेंस फिट कहते हैं। यानी कि शाफ्ट अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट इज लेस देन लोअर लिमिट ऑफ होल, है ना। अगर ऐसा है तो वो क्लियरेंस फिट है। हमेशा इसमें क्या रहेगा, एक क्लियरेंस लगेगा, क्लियरेंस रहेगा दोनों के बीच में, है ना। तो यहाँ पर अगर क्लियरेंस फिट होगा तो बच्चे हम बात करेंगे मैक्सिमम क्लियरेंस की और मिनिमम क्लियरेंस की। बताओ क्लियर है ये बात आपको? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे ट्रांजिशन फिट। चलिए ट्रांजिशन फिट और इसका क्लियरेंस फिट को डिफरेंशिएट करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एनिमेशन दिखाता हूँ। होल हो गया, अब इस होल के अंदर एक ये शाफ्ट है, तो ये अगर क्लियरेंस फिट होगी तो ये शाफ्ट इजीली क्या होगी, इसके अंदर चली जाएगी। यानी कि ये क्या है, लूज रनिंग फिट है। शाफ्ट और होल के बीच में हमेशा क्या रहेगा, एक गैप रहेगा, क्लियरेंस रहेगा। ये इसमें कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, शाफ्ट होल के अंदर इजीली क्या हो जाएगी, फिट हो जाएगी। ये है लूज रनिंग फिट, है ना। इस हम देखेंगे यहाँ पर ट्रांजिशन फिट, ये हो गया होल और इसके अंदर जो है ये शाफ्ट रहेगी, लेकिन ये शाफ्ट इजीली इसके अंदर स्लाइड नहीं करेगी। हमको एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पर अलग से फोर्स इसमें लगाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ हैमर या कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है, टाइट फिट है। ट्रांजिशन फिट क्या है, टाइट फिट है। ओके, तो इस तरह से ये होगी आपकी ट्रांजिशन फिट, है ना, ये टाइट फिट होती है। और क्लियरेंस फिट में क्या होता है, लूज फिट होती है। तो हम बात कर रहे हैं अभी ट्रांजिशन फिट के बारे में, समझते हैं ट्रांजिशन फिट के बारे में। तो ये होगी आपकी शाफ्ट, दिस इज द शाफ्ट एंड दिस इज होल, है ना, दिस इज शाफ्ट एंड दिस इज होल। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट के बारे में जान ही गए आप लोग। तो ये होगी, देखिए, शाफ्ट की अपर लिमिट माइनस शाफ्ट की जो लोअर लिमिट होगी, ये क्या हो जाएगा, इसकी टॉलरेंस हो जाएगा। अब होल का टॉलरेंस देखिए जरा, ये है होल का टॉलरेंस, मैं दिखा रहा हूँ ब्लू कलर से, ये होल का टॉलरेंस है। इसका मतलब ये हुआ बच्चे, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांजिशन फिट किसको कहोगे, जब अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, जब शाफ्ट की अपर लिमिट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी देन लोअर लिमिट ऑफ द होल। शाफ्ट की अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट इज ग्रेटर देन लोअर लिमिट ऑफ होल। अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट लोअर लिमिट ऑफ होल से अगर ज्यादा है तो ये ट्रांजिशन फिट है। इसमें क्या हो रहा होगा बच्चे, देखो ध्यान से, इसके जो टॉलरेंस जोन है ये आपस में मीट करेंगे, ओवरलैप करेंगे। लिखा हुआ है टॉलरेंस जोन, टॉलरेंस जोन्स ऑलवेज ओवरलैप, हमेशा ओवरलैप करेंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया बच्चे, जो शाफ्ट की अपर लिमिट है वो होल की लोअर लिमिट से ज्यादा होगी, होल की लोअर लिमिट से ज्यादा होगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हमेशा ध्यान रखना, हम यहाँ पर लिखेंगे मैक्सिमम क्लियरेंस। मैक्सिमम क्लियरेंस कितना हो सकता है, देखो यहाँ पर जब होल की अपर लिमिट हो, शाफ्ट की लोअर लिमिट हो, तो यहाँ पर आ जाएगा मैक्सिमम क्लियरेंस, है ना। पहले की तरह अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम क्लियरेंस। अब यहाँ पर मिनिमम क्लियरेंस नहीं होगा, मिनिमम क्लियरेंस नहीं होता है ट्रांजिशन फिट में, यहाँ पर होगा मैक्सिमम इंटरफेरेंस। कितना होगा, लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर आपसे डिफाइन करने के लिए आता है एग्जाम में, तो क्या लिखेंगे कि भाई अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, ट्रांजिशन फिट कब बनेगी, जब अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट हो जाएगी ग्रेटर देन लोअर लिमिट ऑफ होल। ये लाइन आप याद रखेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगी बच्चे, ये फोर्स फिट हो जाएगी, इसमें हमको फोर्स लगाना पड़ता है। ये टाइट फिट है, ये पुश फिट है ना, इजिली स्लाइड नहीं कर पाती है इसमें, होल के अंदर जो शाफ्ट है वो इजिली फिट नहीं हो पाती है, इजिली स्लाइड नहीं कर पाती है। चलिए नेक्स्ट वन इज, थर्ड वन इज इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट में क्या होगा बच्चे, इसमें देखो ये हो गई शाफ्ट, है ना, ये होगी बच्चे शाफ्ट, एक सेकेंड, ये हो गई, हम बात कर रहे हैं बच्चे यहाँ पर, एक सेकेंड प्लीज, यस, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंटरफेरेंस फिट की। किसकी बात कर रहे हैं, इंटरफेरेंस फिट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हो गई आपका ये होगी शाफ्ट, और देखिए ये हो गया होल, दिस इज दी होल। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर मैं इसके टॉलरेंस जोन को दिखाता हूँ, ये है ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ मैं, शाफ्ट का टॉलरेंस है, बहुत ध्यान समझना माय डियर स्टूडेंट्स। और ये है होल का टॉलरेंस। अरे वाह, ये तो जो शाफ्ट का टॉलरेंस है ये ऊपर चला गया और होल का टॉलरेंस नीचे आ गया। मतलब क्या हुआ कि भाई जो लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट थी, इस बार तो शाफ्ट की लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट की लोअर लिमिट अपर लिमिट ऑफ होल से भी ज्यादा होगी, है ना। जब शाफ्ट की लोअर लिमिट
होल की अपर लिमिट से ज्यादा हो जाती है, शाफ्ट का साइज ज्यादा हो जाता है होल के साइज से, तो वो इंटरफेरेंस फिट कहलाती है। लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट इज ग्रेटर देन अपर लिमिट ऑफ होल। और यहाँ पर बिल्कुल भी क्लियरेंस नहीं देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पर हम क्लियरेंस नहीं निकालते, यहाँ पर हम क्लियरेंस नहीं निकालते, यहाँ पर निकालते हम मैक्सिमम इंटरफेरेंस और मिनिमम इंटरफेरेंस। मैक्सिमम इंटरफेरेंस कितना हो जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। मिनिमम इंटरफेरेंस कितना हो जाएगा, अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। और ध्यान रखना यहाँ पर देखो, ये जो शाफ्ट है इसके टॉलरेंस जोन ऊपर चले गए और होल के टॉलरेंस जोन नीचे आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपस में मीट तो नहीं करेंगे टॉलरेंस जोन, लेकिन एक दूसरे को क्रॉस कर गए, एक दूसरे को क्रॉस कर गए। टॉलरेंस जोन्स नेवर मीट बट क्रॉसेस ईच अदर। दोनों के जो टॉलरेंस जोन थे वो क्या कर गए, मीट कर गए। तो दिस इज ऑल अबाउट दी टाइप्स ऑफ फिट, क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट एंड ट्रांजिशन फिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल भी आपसे पूछ सकता है और बहुत मुश्किल नहीं है, इजी न्यूमेरिकल्स हैं। जैसे कि न्यूमेरिकल नंबर 1, न्यूमेरिकल 1 की अगर मैं बात करूं तो देखो ये साइज आपको दिया हुआ शाफ्ट का और होल का डायमेंशंस आपको दे रखी हैं। ये होल के लिए डायमेंशन दे रखी हैं बच्चे, ये शाफ्ट के लिए डायमेंशन दे रखी हैं। तो आप इजीली निकाल सकते हो होल की अपर लिमिट, ये बेसिक साइज है होल का, इसमें ये ऐड कर दो तो ये अपर लिमिट आ जाएगी होल की, इसमें ऐड कर दो तो ये लोअर लिमिट आ जाएगी होल की। इसी तरह से ये बेसिक साइज शाफ्ट का है, तो यही ऐड करेंगे तो अपर लिमिट आएगी, ये ऐड करेंगे तो लोअर लिमिट आएगी। तो लोअर लिमिट आपको मिल गई, अपर लिमिट आपको मिल गई होल की भी और शाफ्ट की भी। क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है होल एंड शाफ्ट टॉलरेंस। अरे टॉलरेंस क्या होता है, टॉलरेंस होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसकी टॉलरेंस कैसे निकालोगे, अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ होल। इसकी टॉलरेंस कैसे निकालोगे, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। दूसरा, अगर आपसे ये पूछ ले बच्चे कभी भी कि फिट क्या मतलब टाइप ऑफ फिट की अगर बात कर लेगा, तो मैं फिर से आपको बता देता हूं कि देखो 3 तरह की फिट आपने पढ़ी, एक तो क्लियरेंस फिट, दूसरी ट्रांजिशन फिट और तीसरी है इंटरफेरेंस फिट। क्लियरेंस फिट में क्या होगा बच्चे, हमेशा याद रखना, इसमें क्या होता है, जो क्लियरेंस फिट होती है इसमें अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट की जो अपर लिमिट होती है वो क्या होती है, लेस देन होती है लोअर लिमिट ऑफ होल। शाफ्ट की अपर लिमिट होल की लोअर लिमिट से कम होती है। ट्रांजिशन फिट में क्या होगी, और ये अपर लिमिट लोअर लिमिट तो आप निकाल ही लेंगे, है कि नहीं। नाउ ट्रांजिशन फिट में क्या होता है, जो अपर लिमिट होती है शाफ्ट की अपर लिमिट होल की लोअर लिमिट से ज्यादा हो जाती है। और इंटरफेरेंस फिट में क्या होता है, इंटरफेरेंस फिट में जो शाफ्ट की लोअर लिमिट होती है वो ज्यादा हो जाती है होल की अपर लिमिट से भी, होल की अपर लिमिट होल, अपर लिमिट ऑफ होल से भी ज्यादा हो जाती है ना। तो ये आप याद रखेंगे। और लोअर लिमिट अपर लिमिट आप दोनों के लिए निकाल ही सकते हैं, आप इन पे चेक कर लीजिए कौन से फिट में वो आती है। तो आप टाइप ऑफ फिट भी बता सकते हैं इसीलिए, है ना। तो आप इनको क्या कर रहे हैं, इन क्वेश्चन को न्यूमेरिकल नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 2, है ना, न्यूमेरिकल नंबर 2 भी इसी तरह का है। प्रैक्टिस कीजिए घर बैठ करके, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, आपके लिए ये होमवर्क है बच्चे, ठीक है। आप इनको सॉल्व कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट लीजिए, कैलकुलेटर यूज करना चाहें कैलकुलेटर यूज कीजिए, कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड होता है। और आप खुद से जब एक बार ट्राई करेंगे, होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होंगे तो कोई दिक्कत का विषय नहीं है। इसका सॉल्यूशन मैं जो गेटवेज क्लासेस का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर करूंगा, तब आप देख लीजिएगा। तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिख करके मुझे बताएं अपने आंसर। ऐसा लिखेंगे न्यूमेरिकल 1 का ये आंसर है, न्यूमेरिकल 2 का ये आंसर, इस तरह से आप आंसर लिख के मेरे को भेज सकते हैं, मैं भी उनको चेक कर सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज गॉजेस, यानी कि लिमिट गॉज की हम यहाँ पर बात करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी बताया कोई भी पार्ट जब मैन्युफैक्चर हो रहा होता है तो उसकी 2 लिमिट होती हैं, परमिसिबल लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद जो उसका एक्चुअल साइज है, जो एक्चुअल डायमेंशन है, वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में लाई करनी चाहिए, है ना। लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में लाई करनी चाहिए, अदरवाइज वो जो पार्ट है, जो भी कंपोनेंट्स है, वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो इंस्पेक्शन करने के लिए हम गॉज इसका यूज करते हैं। एक्चुअली अब आपको कोई भी पार्ट की डायमेंशंस मेजर करनी है, कोई भी पार्ट की डायमेंशंस आपको मेजर करनी है, क्या उसकी डायमेंशन अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में है, तो आप क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट से उसकी डायमेंशंस को मेजर करेंगे। जब आप इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे तो एक तो कॉस्टली होगा वो, और दूसरी बात जो उसके लिए जो हाईली स्किल्ड ऑपरेटर चाहिए होंगे, क्योंकि मेजरमेंट करते समय अभी हम लोगों ने एरर पढ़ा था, उसके अंदर एरर भी आ सकती है, यस और नो, उसके अंदर एरर भी आ सकती है। तो हम मेजरमेंट ना करके हम
एक चेकिंग प्रोसेस करते हैं, डायमेंशंस को हम चेक कर लेते हैं, बस डायमेंशंस को मेजर नहीं करते हैं हम, डायमेंशन क्या कर लेते हैं, सिर्फ चेक कर लेते हैं कि उसकी जो डायमेंशंस हैं क्या वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में है। तो वो हम काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ गेजेस। गेज से हम क्या करते हैं, ये चेक कर लेते हैं कि वो जो एक्चुअल डायमेंशंस है लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में है या नहीं है। गेजेस से हम एक्चुअल डायमेंशंस तो नहीं बता सकते, सिर्फ चेक कर सकते हैं कि वो अपर लिमिट या लोअर लिमिट के बीच में है या नहीं है। गेजेस आर इंस्पेक्शन टूल्स ऑफ रिजिड डिजाइन विदाउट अ स्केल, है ना, विच यूज टू चेक द डायमेंशंस ऑफ मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट्स। जो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं उनकी डायमेंशंस को हम चेक कर लेते हैं, मेजर नहीं करते, चेक करते हैं, ठीक है। गॉजेस डू नॉट इंडिकेट द एक्चुअल वैल्यू। गॉज से हमको एक्चुअल वैल्यू नहीं पता लगती है किसी भी डायमेंशंस की ऑफ एनी कंपोनेंट। दे आर ओनली यूज टू चेक वेदर द इंस्पेक्टेड पार्ट्स हैज बीन मेड विद इन स्पेसिफाइड लिमिट। thus the limit gauge unlike conventional measuring tools, ये measuring tools नहीं है, ये सिर्फ चेक करने के टूल्स हैं, simply determine करते हैं whether the part is inside or outside the tolerance zone. The gauge neither measure a value of dimensions nor shows the value of error involved in the components. components के अंदर कितनी एरर है ये भी नहीं बताएगा, एक्चुअल डायमेंशन भी नहीं बताएगा, बस इतना बताएगा कि वो अपर लिमिट लोअर लिमिट के बीच में है या नहीं है। अगर अपर लिमिट लोअर लिमिट के बीच में डायमेंशन है, एक्चुअल साइज है, तो वो एक्सेप्टेड है, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये सिंपली चेक करता है कि पार्ट इज करेक्ट है और नॉट, पार्ट करेक्ट है कि नहीं है। ओके, तो इस तरह से मैं इसका एक एनिमेशन दिखाता हूं आपको। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो ब्लू कलर का है ये सॉलिड गेज है ना, ये गो एंड नो गो गेज है। और इसके बगल में जो रखा हुआ है ये हॉलो कंपोनेंट है। तो सॉलिड गेज हॉलो कंपोनेंट को यूज कर चेक करने का काम करता है। इसके जो हॉलो कंपोनेंट है इसकी डायमेंशंस को ये चेक करेगा। गो का मतलब है ये हॉलो कंपोनेंट से पास हो जाना चाहिए, और नो गो का मतलब है ये हॉलो कंपोनेंट से पास नहीं होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि ये परमिसिबल लिमिट के बीच में इसकी डायमेंशंस हैं। जैसे यहाँ पर देखिए जरा, ये नो गो गेज है, ये वाला एंड जो है नो गो गेज है, तो ये पास नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये पास नहीं होना चाहिए। अगर ये पास नहीं होगा देन इट इज ओके। अगर नो गो गेज पास हो जाएगा, नो गो गेज का मतलब है कि वो जाना नहीं चाहिए होल के अंदर से, और गो का मतलब है वो पास हो जाना चाहिए। अब देखिए ये गो गेज है, ये इधर वाला गो गेज है। गो का मतलब है कि ये इसके होल के अंदर से ये पास हो जाना चाहिए, है ना। तो देखिए ये पास हो गया, इसका मतलब ये जो कंपोनेंट था ये कंपोनेंट एक्सेप्टेड है, ये कंपोनेंट एक परमिसिबल लिमिट के बीच में है ना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में है, इट इज एक्सेप्टेड। चलिए वापस आते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं जो सॉलिड गेज होते हैं वो हॉलो कंपोनेंट के डायमेंशंस को चेक करते हैं, और जो हॉलो गेज होते हैं वो सॉलिड कंपोनेंट की डायमेंशंस को चेक करते हैं। नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ लिमिट गेज? इन लिमिट गेज की हमको जरूरत क्यों पड़ी? There are two methods to ensure whether the components being produced on shop floor are as per the pre-decided specifications or not. जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कंपोनेंट्स की, क्या वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में है उनकी एक्चुअल डायमेंशंस? तो हमारे पास दो मेथड्स हैं। वन, मेजरमेंट बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, या तो हम उनकी डायमेंशंस को मेजर करें कि वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में है कि नहीं है, तो हम मेजर कर सकते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, जो कि कॉस्टली है और इसके लिए स्किल्ड ऑपरेटर चाहिए होते हैं। नंबर टू, दूसरा तरीका ये है कि हम लिमिट गेज से हम उनको चेक कर लें क्या वो अपर लिमिट लोअर लिमिट के बीच में उनके डायमेंशंस हैं कि नहीं है ना। तो जब मास प्रोडक्शन हो रहा होता है तो उसको मेजर करना डिफिकल्ट होता है ना। मास प्रोडक्शन है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो मेजर करना इतना इजी टास्क नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर आप कुछ देखेंगे एडवांटेज ऑफ गॉजेस, है ना। फर्स्ट वन, क्विकर इंस्पेक्शन। मेजरिंग, अगर आप किसी टूल से उसको मेजर करोगे डायमेंशन को तो उसमें समय लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है, जबकि आप इसको चेक कर सकते हैं लिमिट गेज से, तो ये क्विकर इंस्पेक्शन होता है। यूज्ड इन मास प्रोडक्शन, एंश्योर इंटरचेंजेबिलिटी। इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब ये होता है 1 लाख शाफ्ट बनी हुई है, 1 लाख क्या बने हुए हैं, होल बने हुए हैं, या ऐसे नट बोल्ट आपने देखा होगा। मान लीजिए बहुत सारे नट हैं, बहुत सारे बोल्ट हैं, है ना, बहुत सारे नट रखे हुए हैं इधर, बहुत सारे बोल्ट रखे हुए हैं, तो कोई सा भी नट उठा लीजिए, कोई सा बोल्ट उठा लीजिए, तो वो क्या हो जाना चाहिए, फिट हो जाना चाहिए, ठीक है। दैट इज नोन एज द इंटरचेंजेबिलिटी। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं नीड सेमी स्किल्ड ऑपरेटर। भाई अगर तुम किसी टूल से मेजर करोगे तो स्किल्ड ऑपरेटर चाहिए, अगर आप गेज का यूज करोगे चेक करने के लिए तो सेमी स्किल्ड ऑपरेटर से भी काम चल जाएगा। चेक बोथ लीनियर एंड ज्योमेट्रिक फीचर्स, हम ज्योमेट्रिक और लीनियर दोनों फीचर से चेक कर सकते हैं, और ये इकोनॉमिकल होता है एज कंपेयर टू मेजरिंग।
लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं इसके? डिसएडवांटेज, डू नॉट इंडिकेट एग्जैक्ट साइज। भाई अगर आप किसी टूल से मेजर करोगे एग्जैक्ट साइज बता देगा, तो ये एग्जैक्ट साइज नहीं बताता है ना। ये एरर भी नहीं बताता है उसके अंदर कितनी एरर है। यू नो एरर्स ड्यू टू वियर, अब क्योंकि जो टू गेजेस हैं ये भी किसी मेटल के बने हुए हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, वियर आउट हो सकते हैं इनका, तो एरर आ सकती है इनके वियर होने के बाद, है ना। ड्यू टू वियर एरर में अकर। डिफिकल्टी इन चेकिंग द फाइनल टॉलरेंस, अगर टॉलरेंस बहुत कम दिया हुआ है कंपोनेंट्स में तो थोड़ा मुश्किल होता है, डिफिकल्टी होती है चेक करने में। दिस इज ऑल अबाउट द लिमिट गॉजेस। नाउ लेट अस मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 4, that is very interesting, very important, and which is known as control system, which is known as कंट्रोल सिस्टम। तो एनर्जी के साथ इसको जरा समझेंगे। मान लीजिए कि लॉन्ग क्वेश्चन यहां से आएगा, कम से कम 10 मार्क्स आपको देखने के लिए मिलेंगे यहां से। चलिए, तो कंट्रोल सिस्टम को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि जनरल इन जनरल सिस्टम होता क्या है, व्हाट इज सिस्टम। तो यहां पर मैं एक काम करता हूं, कंट्रोल हटा देता हूं, अभी सिर्फ बात करूंगा मैं सिस्टम की। तो सिस्टम क्या है बच्चे? सिस्टम एक ग्रुप है फिजिकल कंपोनेंट्स का, समझिए ध्यान से। सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स विच गिव्स प्रॉपर आउटपुट फॉर अ गिवन इनपुट। मैंने ये क्या, एक सिस्टम है, इस सिस्टम को मैंने क्या दिया, एक इनपुट दिया, और हमको मिला यहां से क्या, एक बच्चे प्रॉपर आउटपुट। क्या मिला मेरे को यहां से? प्रॉपर आउटपुट। तो ये तो हुआ सिस्टम। ये क्या है? सिस्टम। जब मेरे को क्या मिलेगा? प्रॉपर आउटपुट मिलेगा फॉर अ गिवन इनपुट, तो वो कहलाएगा सिस्टम। नाउ व्हाट इज कंट्रोल्ड सिस्टम? नाउ व्हाट इज कंट्रोल्ड सिस्टम? बात करते हैं यहां पर हम कंट्रोल्ड सिस्टम की। राइट, कंट्रोल सिस्टम क्या होगा? देखो, जब मैंने इसको कुछ इनपुट दिया, ये कोई सिस्टम है, अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? कंट्रोल सिस्टम की। क्या है कंट्रोल सिस्टम? अ कंट्रोल सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स विच गिव्स कंट्रोल्ड आउटपुट। कंट्रोल्ड आउटपुट, जहां मैंने लिखा था ना प्रॉपर आउटपुट, वहां मैंने क्या कर दिया अब? कंट्रोल्ड आउटपुट। तो जब मेरे को बच्चे कंट्रोल्ड आउटपुट मिलेगा फॉर ए गिवन इनपुट, तो मैं क्या कहूंगा उसको? कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रोल सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स which gives the controlled output for a given input। क्लियर है आपको ये बात? एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आपके घर में जो सीलिंग फैन लगा हुआ है वो कंट्रोल सिस्टम है या केवल सिस्टम है? कंट्रोल सिस्टम है या फिर केवल सिस्टम है? समझो ध्यान से। देखो, ये फैन है, सीलिंग फैन है। अब इसमें स्विच है, मान लीजिए इसके अंदर क्या नहीं है बच्चे? रेगुलेटर नहीं है। सीलिंग फैन जो लगा हुआ है उसमें रेगुलेटर नहीं है, उसकी स्पीड कम ज्यादा आप नहीं कर सकते। स्विच ऑन है तो ये रोटेट करेगा, स्विच ऑन है तो ये रोटेट करेगा, रोटेट करेगा तो आपको हवा मिलेगी, यानी कि क्या मिल जाएगा आपको? एक प्रॉपर आउटपुट मिल जाएगा। एक प्रॉपर आउटपुट मिलेगा क्योंकि ये रोटेट कर रहा है, लेकिन इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसकी स्पीड को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये क्या है बच्चे? एक सिस्टम है। ये क्या है? एक सिस्टम है, क्योंकि इसकी स्पीड को हम या तो फुल स्पीड पे चलेगा या ये बंद रहेगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पर हम इसको हम चला नहीं सकते, अपने हिसाब से स्पीड को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये कंट्रोल्ड आउटपुट नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं इसको कंट्रोल सिस्टम नहीं कहूंगा। किसको? फैन विदाउट रेगुलेटर। तो ये क्या है? ओनली सिस्टम है। दिस इज नॉट अ कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम कब होगा? जब मैं इसमें रेगुलेटर लगा दूंगा बच्चे। क्या लगा दूंगा इसमें? मैं रेगुलेटर लगा दूंगा। तो ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, अब हम इसकी जो फैन है इसकी स्पीड को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर फैन जो है, फैन विद रेगुलेटर है, तो वो कंट्रोल सिस्टम है। अब कंट्रोल सिस्टम भी दो तरह के होते हैं बच्चे, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, जो कि हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे आगे। तो ये ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल है। चलिए, जैसे अगर कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो जो ट्रैफिक लाइट है, दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। ये कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल है। भाई एक बार में एक लाइट जलती है, बाकी दो बंद रहती हैं, तो इसको सिग्नल दिए जाते हैं, अकॉर्डिंगली ये एक्ट करती है। तो आप ट्रैफिक लाइट का एग्जांपल कंट्रोल सिस्टम में लिख सकते हैं। नाउ व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम? कंट्रोल सिस्टम के बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं? व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम? तो इसके बेसिक एलिमेंट्स होते हैं बच्चे, कंट्रोलर होता है, एम्पलीफायर होता है, एक्चुएटर होता है, और इसका फीडबैक होता है। अगर ये क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है तो फीडबैक भी इसमें लगा होगा। तो ये डायग्राम बना करके आप लिख सकते हैं इसके, कि ये इसके बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, कंट्रोलर क्या होता है? कंट्रोलर इज द ब्रेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। ये कंट्रोल सिस्टम का ब्रेन होता है। इट कंसिस्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। इसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, दैट इज बेस्ड ऑन सीपीयू। सीपीयू बेस्ड होता है, आप सभी जानते हैं सीपीयू जो है कंप्यूटर का ब्रेन होता है, दिमाग होता है, राइट। दूसरा होता है एम्पलीफायर।
एम्पलीफायर क्या करता है बच्चे? एम्पलीफायर रिसीव्स द कमांड्स फ्रॉम द कंट्रोल सेक्शन से ये कमांड को रिसीव करेगा एंड जनरेट्स द पावर सिग्नल नेसेसरी फॉर द एक्चुएटर टू परफॉर्म द फंक्शन, है ना। ये क्या करेगा? जनरेट करता है पावर सिग्नल जो कि एक एक्चुएटर को चाहिए होते हैं परफॉर्म एक्शन को परफॉर्म करने के लिए या कोई भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। एक होता है आपका एक्चुएटर। एक्चुएटर कन्वर्ट्स द एम्पलीफाइड सिग्नल जो कि एम्पलीफायर से मिलेगा, ये क्या कर देगा? एक्चुएटर क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा एम्पलीफाइड सिग्नल इनटू नेसेसरी एक्शंस। यानी कि जैसे कि हमारा हाथ है ना, जैसे कि दिमाग हो गया हमारा क्या? कंट्रोलर, है ना। और जो मसल्स हैं, मसल्स क्या होगी? हमारी एम्पलीफायर। और जो हमारा पंजा है ना, ये पंजा, हाथ का जो पंजा है, ये क्या हो गया? हमारा एक्चुएटर। और एक होता है बच्चे फीडबैक डिवाइस, है ना, सेंसर। जैसे कि हमारी आंखें हैं, ये क्या हो सकती हैं? इनको हम ऐसे सेंसर कह सकते हैं। कान है हमारे, नाक है हमारी, तो ये सेंस कर सकती हैं। ये क्या हो जाएंगी? सेंसर हो जाएंगी, फीडबैक डिवाइसेस। द इंफॉर्मेशन क्या करती हैं फीडबैक डिवाइसेस? द इंफॉर्मेशन ऑफ परफॉर्म्ड आउटपुट इज सेंट बैक टू द कंट्रोलर। भाई जो आउटपुट होता है, उस आउटपुट का जो आउटपुट को हम, आउटपुट से जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कंट्रोलर सेक्शन में भेज देता है। कौन? फीडबैक डिवाइस, जो कि सेंसर्स होते हैं। फीडबैक डिवाइस इज नथिंग बट इट इज ए सेंसर, राइट। चलिए, लेट अस टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। माय डियर स्टूडेंट्स, in general there are two types of control system. One is open loop control system and second one is closed loop control system, है ना। ये दो तरह के सिस्टम होंगे। चलिए बात करते हैं पहले हम ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की। देखो, ये हो गया कंट्रोलर, ये यहाँ पर कोई प्रोसेसिंग होगी और आपको मिल जाएगा आउटपुट। यानी कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम ऐसा कंट्रोल सिस्टम होता है जिसको हम इनपुट देते हैं, यानी कि प्रोसेस होता है और हमको आउटपुट मिल जाता है। और ध्यान रखिए, यहाँ पर जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है बच्चे, ध्यान दीजिए, जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है, इसके अंदर जो कंट्रोलर होता है, जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है इस कंट्रोलर का, बात कर रहा हूं मैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का जो कंट्रोलर होता है, कंट्रोलर के अंदर जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म होता है, इसका कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इंडिपेंडेंट होता है आउटपुट पर। आउटपुट पर डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहां पर फीडबैक नहीं होता है, क्योंकि यहां पर जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो एब्सेंट है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो ध्यान रखेंगे, जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में जो कंट्रोल एक्शन होता है दैट इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट। आउटपुट पर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पर ऐसे कह दीजिए जब फीडबैक मैकेनिज्म नहीं होता है, जब सेंसर्स नहीं होते हैं, तो वो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है। एग्जाम्पल समझिए जरा, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, फैन विद रेगुलेटर। जैसा फैन है और उसमें रेगुलेटर लगा हुआ है, कंट्रोल सिस्टम तो है, लेकिन आप उसकी जो स्पीड है वो अपने आप थोड़ी ना कंट्रोल होती है। आप उसका जो मैनुअली उसका जो ना 1 2 3 अपने आप उसको जो है सेट करते हो कि 1 नंबर पे चलाना है फैन को, कि 2 नंबर पे चलाना है, कि 3 नंबर पे चलाना है ना। उसमें कोई सेंसर नहीं है। उसका जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म, उसका उसका कंट्रोलिंग मैकेनिज्म आउटपुट पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे इलेक्ट्रिक हैंड ड्रायर है बच्चे। इलेक्ट्रिक हैंड ड्रायर क्या है? ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है। को जो हॉट एयर वहां से निकल रही होती है हैंड ड्रायर से, हॉट एयर कम्स आउट एज लॉन्ग एज यू कीप योर हैंड्स अंडर द मशीन। जब तक आप इलेक्ट्रिक हैंड ड्रायर के नीचे आप हाथ रखोगे, तब तक वो गर्म हवा फेंकता रहेगा। उसको नहीं पता लगेगा कि जो है अब हाथ आपके जो है ड्राई हो गए हैं, तो बंद नहीं होगा वो, क्योंकि सेंसर्स नहीं है। तो ये भी क्या है? ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है, क्योंकि इसमें क्या है कि सेंसर नहीं है। एक तीसरा एग्जांपल आप समझ सकते हैं, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी क्या है? ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में, क्योंकि वो उसको खुद नहीं पता लगता है मशीन को कि जो है कपड़े धुल गए हैं तो बंद हो जाए वो। आप पहले से प्री सेट रखते हो टाइम, है ना, प्री सेट रहता है उसके अंदर टाइम, 15 मिनट 10 मिनट जो भी आप करते हो, उसके बाद ही वो बंद होती है, कपड़े चाहे धुल जाएं या ना धुल जाएं। ठीक है। हालांकि आजकल जो एक इंटेलिजेंट मशीन आ गई है, बहुत कॉस्टली होती है, क्योंकि उसमें सेंसर्स लगे होते हैं। वो अपने हिसाब से समझ लेती है कि कपड़ों को कहाँ पर कितना धुलना है, कहाँ पर जहां पर धब्बे लगे हुए हैं वहां पर डिटर्जेंट ज्यादा यूज करेगी, और कपड़े सूख जाएंगे तो बंद हो जाएगी, कपड़े धुल जाएंगे तो बंद हो जाएगी। वो बहुत कॉस्टली होती है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सेंसर्स लगे होते हैं। एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं ब्रेड टोस्टर का। ये भी ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है। इसमें भी आप क्या करते हैं? प्री डिफाइंड रहता है उसमें टाइम, पहले से ही आप टाइम को सेट कर देते हैं। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के ये एग्जांपल्स मैंने आपको बताए कि जब कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इंडिपेंडेंट होता है आउटपुट पर, फीडबैक मैकेनिज्म नहीं होता है, तो वो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है।
एडवांटेज ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की कि भाई ऑब्वियसली कोई सेंसर्स नहीं है, तो ये सिंपल इन कंस्ट्रक्शन होगा, इसका डिजाइन और कंस्ट्रक्शन सिंपल होगा, डेफिनेटली इकोनॉमिकल भी होगा, इजी टू मेंटेन, जनरली ये स्टेबल होता है, एंड कन्वीनियंट टू यूज एज आउटपुट इज डिफिकल्ट टू मेजर। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें, भाई एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होंगे इसके। दे आर इनएक्यूरेट, इनएक्यूरेट होता है, दे आर अनरिलायबल, ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते आप इस पर, एनी चेंज इन आउटपुट कैन नॉट बी करेक्टेड ऑटोमेटिकली, है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम की। किसकी बात करेंगे बच्चे? क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम की। तो क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या आ जाएगा बच्चे? फीडबैक मैकेनिज्म आ जाएगा। ध्यान से समझना, क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम का जो कंट्रोलर होता है वो उससे डिफरेंट होता है। यानी कि इसका जो कंट्रोलर है, क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम के अंदर जो कंट्रोलर लगा है, इसका कंट्रोलिंग मैकेनिज्म डिपेंड करता है आउटपुट पर, है ना। यहाँ पर जो फीडबैक है, यहाँ पर क्या लगे हुए हैं? सेंसर्स लगे हुए हैं, है ना। तो जब फीडबैक मैकेनिज्म होगा, सेंसर्स होंगे, तो वो क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम कहलाएगा। चलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन होती है। ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन, जब आप कपड़ों पर प्रेस करते हो, आयरन करते हो, तो क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली उसमें कट लग जाता है ना। क्योंकि उसमें सेंसर लगा हुआ है, वो सेंस कर लेता है कि टेम्परेचर ज्यादा हो गया, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कट लग जाएगा, क्योंकि उसमें फीडबैक मैकेनिज्म है ना। फीडबैक मैकेनिज्म है, वहां पर सेंसर्स लगे हैं, तो ये क्या है? ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन क्या है? ये एक क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम है। सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, आपके घर में जो स्टेबलाइजर लगा हुआ है बच्चे, वो भी क्या है? एक क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम है, क्योंकि वो वोल्टेज को क्या करता है? मेंटेन करता है। आप खुद से थोड़ी ना करते हो उसको, है ना, आप खुद से थोड़ी ना करते हो, वो अपने आप ही क्या करता है? उसको ऑटोमेटिकली वोल्टेज को कांस्टेंट कर लेता है। एयर कंडीशनर है बच्चे, देखो एयर कंडीशनर क्या होता है? आप एक बार टेम्परेचर सेट कर देते हो 25 डिग्री या फिर 20 डिग्री आपने सेट कर दिया, उसके बाद कंप्रेसर अपने आप ऑन या ऑफ होता रहता है। टेम्परेचर अगर यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो कंप्रेसर ऑन हो जाएगा, टेम्परेचर जैसे ही कम होगा तो वो ऑफ हो जाता है ना। टेम्परेचर को अपने आप टेम्परेचर को सेंस करता रहता है। रूम के अंदर जो एयर है उस टेम्परेचर को क्या करेगा? वो सेंस करेगा, क्योंकि एयर कंडीशनर के अंदर सेंसर्स लगे होते हैं। ठीक है, तो एयर कंडीशनर, स्टेबलाइजर, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन, ये सब किसके एग्जांपल हैं? क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम के हैं, क्योंकि इसमें फीडबैक मैकेनिज्म होता है, यहाँ पर सेंसर लगे होते हैं। एडवांटेज की अगर हम बात करेंगे तो क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम हाईली एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि इसमें फीडबैक होता है। फैसिलिटेट्स ऑटोमेशन, इसमें ऑटोमेशन आसानी से हम कर सकते हैं। सिस्टम इज लेस अफेक्टेड बाय नॉइज, है ना। डिसएडवांटेज की बात करें तो डेफिनेटली क्योंकि सेंसर्स होते हैं बहुत ज्यादा, तो ये कॉस्टली होते हैं। दे आर कॉम्प्लिकेटेड टू डिजाइन, नंबर ऑफ कंपोनेंट ज्यादा होते हैं तो डेफिनेटली कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। रिक्वायर्ड मोर मेंटेनेंस, डेफिनेटली मेंटेनेंस भी ज्यादा होगा, राइट। और यहाँ पर ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में अगर आप डिफरेंस देखना चाहते हैं तो डिफरेंस मैंने टेबल की फॉर्म में लिखे हुए हैं। आपको भी अगर एग्जाम में आता है लिखने के लिए तो आप भी टेबल की फॉर्म में लिख करके आइएगा, है ना। तो आप ऐसे लिखेंगे सीरियल नंबर इधर, और यहाँ पर ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एक कॉलम में लिखेंगे, और दूसरे कॉलम में लिखेंगे आप क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, और इनके डिफरेंस लिख देंगे। फर्स्ट वन, जैसे कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है? फीडबैक एलिमेंट एब्सेंट होता है, यहाँ पर फीडबैक एलिमेंट प्रेजेंट होता है ना। इसमें क्या होता है? एरर डिटेक्टर नहीं होता है, इसमें एरर डिटेक्टर प्रेजेंट होता है। ये स्टेबल होता है, ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है। ये इजी टू कंस्ट्रक्ट है, कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन है इसका। ये इकोनॉमिकल होता है, ये कॉस्टली होता है, यू नो ये इनएक्यूरेट होता है एज कम्पेयर टू क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? एक्यूरेट होता है, इसमें मोर मेंटेनेंस चाहिए, इसमें कम मेंटेनेंस चाहिए। इट इज अनरिलायबल, ये रिलायबल होता है। एग्जाम्पल्स जैसे कि हैंड ड्रायर हो गया, फैन विद रेगुलेटर हो गया, है ना, ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है। एयर कंडीशनर हो गया, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर हो गया, ये क्लोज लूप कंट्रोल, राइट। तो दोस्तों यूनिट नंबर 4 के जितने भी टॉपिक्स हैं, पूरा सिलेबस हम लोगों ने कम से कम समय में कवर करने का प्रयास किया है। चाहे वो मेजरमेंट एरर की बात हो, चाहे हम बात करें लिमिट फिट टॉलरेंस की, या फिर हम कंट्रोल सिस्टम की बात करें, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो गए हैं। अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, ये वीडियोस आपके लिए कितनी यूजफुल हैं। अगर आपके लिए ये वीडियोस यूजफुल हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम आ रहा है सभी का, हो सकता है कि कुछ लोगों को इसका फायदा हो जाए, कुछ स्टूडेंट्स इसका फायदा ले सकते हैं। और आप अपना नाम और अपने कॉलेज का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि मुझे एक बार आइडिया लगे कि कौन कौन से कॉलेज के स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट वीडियो में। यूनिट नंबर 5 का भी मैं इसी तरह का एक वन शॉट वीडियो आपको दूंगा, कोशिश करूंगा जल्दी मैं अपलोड करूं उसको भी, यूनिट नंबर 5 को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।